हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं प्रोफेसर नीलेश आनंदवानी और आज हम जो के यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं, जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन फ्रॉम द 11th स्टैंडर्ड सीबीएसई। एंड आई टेल यू दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर द नीट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। जस्ट बिकॉज इसमें से 2 एमसीक्यू तो आते ही हैं, कभी कभी 3 एमसीक्यू भी आते हैं। Just because the chapter is related to the beginning of a life, beginning of a biology, that is biological classification। इस दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, आपके माइंड में जितने भी आते हो, फिर वो माइकोप्लाज्मा हो, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हो, अलगी हो, ब्राउन अलगी हो, या तो कोई बड़ा एनिमल हो, जायंट एनिमल हो, ब्लू व्हेल क्यों ना हो, सभी के सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को इस वाले चैप्टर में डिस्क्राइब किया हुआ है। इस वाले चैप्टर में सबको अपने अपने जगह दी हुई है क्लासिफिकेशन में। दैट इज कॉल्ड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। सो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक कॉल्ड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। So we have a chapter second number from the 11th standard CBSE, biological classification, and in this topic I am going to describe you in detail about the introduction. I'll explore everything about introduction, then we will move towards one by one topic. Let's begin. You can say chapter number 1 we have already learned about the biodiversity. Yes, in chapter number 1 we already learned about the biodiversity. What was that biodiversity? Actually, diversity means changes. But if you talk about diversity among the living organism, so it is nothing but changes among the living organism. We know that in this whole world, there are variety of organisms are there. There are certain bacteria which can survive up to the 200 degrees Celsius also. There are certain bacteria which can survive inside the glacier also, inside the benthonic area also. मतलब ऐसे बैक्टीरिया है जो गर्मी में, बर्फ में, लावा में हर जगह पे रह सकते हैं। ऐसे एनिमल है, ऐसे मंकी है जो बेसिकली, जैसे हमें लंगूर देखे हमने, पूरा माउथ उनका बेसिकली जो हेड फोर्स मतलब फेस उनका होता है जो पूरा काला होता है। कुछ कुछ मंकी अलग होते हैं, मतलब स्पीसीज में भी अलग अलग चेंजेस हैं और स्पीसीज में भी चेंजेस होते हैं। ह्यूमन बींग्स आर टेरेस्ट्रियल एनिमल, सर्वाइव ऑन द ग्राउंड, यस, बट monkeys are the similar 99.9% similarity with a monkey of human being. They are also found on the you can say they are jumping from one tree to another tree. They are having similar character to us. हमारे जीन्स, हमारे सब फीचर उनसे मिलते हैं और हमारे पूर्वज भी वही थे। एनिमल में देखे तो कुछ पानी के अंदर है, कुछ एयर के अंदर घूम रहे हैं। मतलब दुनिया में इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सबको अगर हम इमेजिन करें तो हम सोच भी नहीं पाएंगे कि ये वहां पे कैसे सर्वाइव कर रहे हैं। सो द डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव ऑन दिस अर्थ। दिस feature is called as a biodiversity, and we are going to explore this chapter in detail from beginning of biodiversity. If I ask you very basically, BGA stand for blue green algae. According to the name, it's a blue green algae. Even though the color of this organism is a green, so if it is a green, how we will classify them, in which category? Whether you will classify them into the Monera, Plantae, Protista, Fungi or Animalia. It is not animal, it is not fungi. Okay, elude them outside, separate them. Not even Protista, elude it out, remove it. Now you have a Plantae and Monera. Okay, you have Plantae and Monera. So how you will classify blue green algae? Obviously, if someone don't know about BGA, then he will classify BGA as a plant. But BGA is actually one kind of a bacteria. कोई भी जनरली बीजीए को, ब्लू ग्रीन अलगी को फुल फॉर्म नाम आते सही वो बेसिकली उनको प्लांट में काउंट करेंगे, क्योंकि ये है ब्लू ग्रीन अलगी। ब्लू ग्रीन अलगी, अलगी है तो बेसिकली किस में होगा, तो प्लांटी में होगा। लेकिन ये प्लांटी में नहीं आते, ये मोनेरा कैटेगरी में आते क्योंकि ये बैक्टीरिया एक प्रकार के। तो हम ऐसे ही पूरे चैप्टर में सभी ऑर्गेनिज्म के बारे में डिटेल में क्लासिफिकेशन करेंगे। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं कुछ साइंटिस्ट से। जैसे अगर हम देखें तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है पूरी दुनिया में, सबसे पहले ये लिविंग ऑर्गेनिज्म से 2 कैटेगरी में डिवाइड हुए थे, और वो कैटेगरी थी प्लांटी एंड एनिमेलिया। Yes, there was a scientist called as a Carolus Linnaeus who have also given his contribution in binomial and nomenclature by giving 2 epithet name, by giving 2 names to each every organism. Like one is a common name, we also called vernacular names, and second one is a scientific name. So ये concept Carolus Linnaeus ने दी थी। Carolus Linnaeus ने ये सिस्टम भी दी थी, इसे हम कहते हैं two domain
सिस्टम। क्या होता है ये टू डोमेन सिस्टम? टू डोमेन सिस्टम इज क्लासिफाई एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू टू कैटेगरी। फॉर एग्जांपल फंजाई, you can say animal, plant, flowering plants, non-flowering plant. I'll classify every organism into two category. So this is two category. We call them as a two domain system or two kingdom system of classification. This was given by the Carolus Linnaeus. ठीक है, ये कार्लस लिनियस ने दिया हुआ था, लेकिन इस थियरी को रिजेक्ट कर दिया गया। क्यों रिजेक्ट कर दिया गया? अब आप ये सोचो कि अगर आप सिर्फ प्लांट और एनिमल को डिवाइड करते हो तो फंजाई को कहां रखोगे? फंजाई ना तो प्लांट है ना तो एनिमल है। और अगर आप प्रोटिस्टा के बारे में सोचो तो प्रोटिस्टा तो कहीं पे भी नहीं बैठ रहा है, ठीक है। और उसके बाद अगर आप ये सोचो कि मतलब बैक्टीरिया कहां जाएंगे, तो ऑब्वियसली कार्लस लिनियस, ये जो काफी महान साइंटिस्ट थे, काफी फेमस साइंटिस्ट थे, तो उनकी बातें एक्चुअली सुनी गई। लेकिन अगर हम ये देखें तो फंजाई, प्रोटिस्टा, बैक्टीरिया ये कहां प्लेस होंगे? ये कहीं पे भी प्लेस नहीं होंगे, ना तो ये अलगी में, ना तो ये प्लांट में जाएंगे, ना तो एनिमल में जाएंगे। तो अगर ये किसी पे भी नहीं बैठेंगे, तो अगर ये किसी कैटेगरी में भी नहीं बैठ रहे तो हमें इनको भी क्लासिफाई तो करना है ना। तो अगर इनको क्लासिफाई करना है तो हमें टू डोमेन सिस्टम नहीं चलेगी, हमें क्या चलेगी? उससे एडवांस। तो उसके एडवांस क्या होगी? अब ये देखिए 5, इससे एडवांस सिस्टम जो आती है वो सिस्टम साइंटिस्ट R.H. विटेकर साइंटिस्ट थे, R.H. विटेकर साइंटिस्ट, इन्होंने 1969 के अंदर नई टेक्निक डेवलप की थी। इन्होंने कहा था 5 डोमेन सिस्टम, यू कैन ऑल्सो कॉल्ड इट एज अ 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। कौन थे? R.H. Whittaker, one of the famous contributory scientists who have given 5 domain system और 5 kingdom system of classification. इनसे बेहतर क्लासिफिकेशन की सिस्टम आज तक किसी ने भी डिस्क्राइब नहीं की है। So 5 domain system is also known as the 5 kingdom system of classification, which was given in 1969 by the scientist called as the R.H. Whittaker. R.H. Whittaker, और इन्होंने क्या किया? इन्होंने सभी के सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को 5 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, और वो 5 कैटेगरी थे। First category was Monera. Now what is Monera? Monera category कौन सी आ गई? All the bacteria are placed under Monera. Even the photosynthetic bacteria like blue-green algae, non-photosynthetic bacteria like E. coli bacteria, yes, pathogenic bacteria, non-pathogenic bacteria, industrial important bacteria, सभी के सभी इसमें डाल दिए। Even the archaeobacteria, ancient bacteria, वो भी इसी कैटेगरी में आते हैं। So all these are bacteria are placed under Monera. Second category is Protista. Second category is Protista. Third category you can call it fungi. Fourth category Plantae. And fifth category Animalia. अब हमारे एनसीईआरटी में जनरली ये नहीं पूछा जाता है कि 5 डोमेन सिस्टम के बाद भी कोई सिस्टम आई थी। तो यस, एक सिस्टम आई थी और वो भी काफी फेमस हुई थी, कार्ल बूस की सिस्टम। वो भी मैं आपको डिस्क्राइब करता रहूं। मैं जनरली ये बिलीव नहीं करता हूं कि टेक्स्ट बुक में क्या दिया हुआ है। टेक्स्ट बुक में जो दिया हुआ है वो तो हमें पढ़ा नहीं है, लेकिन टेक्स्ट बुक के बाहर से भी कुछ चीजें पूछी जाती है जो उससे रिलेटेड होती है, लेकिन बुक में नहीं होती, तो वो भी पढ़ाना मेरा काम है। बिकॉज मैं वो जिम्मेदार पर्सन हूं जो आपका मार्क्स आगे लाने में आपको मदद करेगा। तो ऑब्वियसली ये मेरी भी ड्यूटी है कि आपके मार्क्स बढ़ने चाहिए। तो मार्क्स तभी बढ़ेंगे जब आप एनसीईआरटी कवर करोगे, उसके आसपास का पूरा बैकग्राउंड कवर करोगे। तो बैकग्राउंड भी मैं कवर करवाऊंगा। तो ये देखिए, scientist R.H. Whittaker has divided every living organism into the 5 category. All bacteria are placed under Monera. All Protista means amoeba, paramecium, euglenoids are placed under Protista. All bacteria in Monera. All amoeba, paramecium, euglenoids belongs to the Protista. Even though dinoflagellates जो कहते हैं ना, वो भी इसमें ही देखेंगे। Fungi मशरूम होते हैं। यस, हमें फंगल इन्फेक्शन, इचिंग के इन्फेक्शन होते हैं, जैसे हम कहते हैं ट्राइकोफाइटोन, माइक्रोस्पोरियम से होते हैं, रिंगवर्म इन्फेक्शन, वो भी इसी कैटेगरी में आते हैं। खाने लायक जो फंजाई होते हैं, मतलब मशरूम, जैसे हम बटन मशरूम खाते हैं चाइनीज सूप में, तो वो भी मशरूम इसी में ही कैटेगरी में आते हैं। इवन तो जो लाइकेन होते हैं, लाइकेन का जो हाफ पोर्शन होता है फंजाई का, वो भी इसी कैटेगरी में ही आते हैं। और फोर्थ कैटेगरी है प्लांटिंग। ऑल द प्लांट लाइक एंजियोस्पर्म, फ्लावरिंग प्लांट, जिम्नोस्पर्म, नॉन फ्लावरिंग प्लांट, algae, thalloid plant, bryophytes, amphibian plant,
टेरिडोफाइट फर्स्ट वस्कुलर प्लांट। नेक्स्ट चैप्टर जो होगा किंगडम प्लांट में पढ़ाऊंगा आपको, तो उसी में ये चीजें आएगी, ठीक है। सो सभी प्लांट भी इसी में कैटेगरी में डाल दिया, सभी एनिमलिया। वर्टेब्रल कॉलम है तो वर्टेब्रेटा, वर्टेब्रल कॉलम नहीं है तो इनवर्टेब्रेट्स, नॉन वर्टेब्रेटा, ठीक है। तो वो सभी एनिमल इसी कैटेगरी में डाल दिए। अब आप सोचो कोई भी ऑर्गेनिज्म ऐसा नहीं बेचता जो इनमें नहीं बैठता, लेकिन हाँ कुछ ऐसे जिसे हम कह सकते हैं ऑब्जेक्शंस है, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो इन कैटेगरी में नहीं बैठते। फॉर एग्जांपल, वेयर यू विल पुट द वायरस, वेयर यू विल पुट यू कैन से viroids, where you will put prions। अभी इन ऑर्गेनिज्म को आप कहां डालोगे? viroids, smallest organism on earth, is it true? No, viroids उनसे भी छोटे हैं, बैक्टीरिया से 1000 गुना छोटा वायरसेस होते हैं, और वायरस और प्रायन की साइज नियर अबाउट इक्वल होती है। मैं पढ़ाऊंगा आपको इसमें, यस। यहां वहां से मटेरियल उठा के ऐसे ही नहीं पढ़ाऊंगा, पूरा जेन्युइन ही पढ़ाऊंगा, यस। मैं टेक्स्ट बुक पढ़ता हूं, उसके बाद विकिपीडिया पढ़ता हूं, एनसाइक्लोपीडिया विकिपीडिया पढ़ता हूं, और थोड़ा बहुत गूगल से भी रिसर्च करके आपके सामने आया हूं, ठीक है, ताकि आपको और कुछ पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप एनसीईआरटी मत पढ़िए, एनसीईआरटी पढ़िए, क्योंकि हम जो क्रैश कोर्स में पढ़ा रहे हैं थोड़ा स्पीड में पढ़ा रहे हैं, लाइन बाय लाइन द डिट वेयर विच व्हाट ये सब चीजें नहीं पढ़ा रहे। लेकिन हाँ, इस लेक्चर के बाद जब आप टेक्स्ट बुक ओपन करोगे तो आपको टेक्स्ट बुक पढ़ना काफी बोर लगेगा, क्योंकि आपको लगेगा यार मुझे तो सब समझ में आ ही गया, टेक्स्ट बुक में तो वही चीजें लिखी और मुझे बेटर समझ में आ गई। सो दैट इज अप टू यू। आई मस्ट से दैट यू मस्ट रीड एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, आपको पढ़नी चाहिए। अगर 360 स्कोर करना है बायो में, यस 360 का होता है मतलब मैक्सिमम स्कोर करना है, तो आपको एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। लेकिन हमारा काम है कि आपको बेटर से बेटर दे दें। सो वायरस और प्रायन ये दोनों ऑर्गेनिज्म भी इस कैटेगरी में नहीं बैठते, वायरस ये भी इस कैटेगरी में नहीं बैठते, लेकिन ये तीनों तो असेल्युलर ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में आते हैं। मतलब ना तो ये प्योर लिविंग है, ना तो ये प्योर नॉन लिविंग है, तो ये कैटेगरी डायरेक्टली बाहर है। Viruses are placed at the boundary between living and non-living just because they are not satisfying all the characters of living। इनके अंदर वो सभी कैरेक्टर नहीं है जो लिविंग के अंदर होते हैं, जैसे कॉन्शियसनेस है, ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है, मेटाबॉलिज्म है, ठीक है, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, ये सभी कैरेक्टर वो बिलोंग नहीं करते। इनके अंदर प्रोटीन सिंथेसिस होता ही नहीं, बिकॉज वायरसेस होस्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं और उनका प्रोटीन खा जाते हैं, इसके लिए तो होस्ट की डेथ होती है। तो ये कौन सी भी कैटेगरी में नहीं बैठते हैं, इनको हम कट कर देते हैं, ठीक है। फिर दूसरी बात आती है लाइकेन की। अब लाइकेन कौन है? Lichens are those organisms whose half body is made by the algae and half body is made by the fungi. So how you will place? अगर इनके अंदर half body algae की है तो algae तो plant ही है, half body fungi है तो ये किस कैटेगरी है? तो दोनों का मिक्स इवेंचुअल हम नहीं कर सकते, इन दोनों को कंपाइल जॉइंट नहीं कर सकते हम, ठीक है। तो ये चारों के चारों ऑर्गेनिज्म जो है ना कौन सी भी कैटेगरी में नहीं बैठ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बायोलॉजी की मैं डिक्शनरी शुरू कर रहा हूं और यहीं पे मैं एंड कर दूंगा। सबसे शुरुआत अगर बायोलॉजी के अगर देखें हम तो सबसे पहला बैक्टीरिया, मतलब इवोल्यूशन चैप्टर में जब आप देखोगे तो इवोल्यूशन चैप्टर में आप देखोगे कि सबसे पहला जो बैक्टीरिया था दुनिया का वो था एक हेलोफाइट्स, मतलब पानी समुद्र में पाए जाने वाला सॉल्टी बैक्टीरिया, और उस बैक्टीरिया में से ट्रांसफॉर्मेशन हुआ बीजीए का, ब्लू ग्रीन अलगी का, और उसके बाद धीरे 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 करके पूरी सृष्टि बन गई, पूरी दुनिया बन गई। हम कब आए? नो वन नोस। ह्यूमन बीइंग कब आए इस धरती पे? माइथोलॉजिकली अगर देखें तो बाकी काफी सारे बुक्स में है, लेकिन ह्यूमन बीइंग कब आए इवोल्यूशन ने एग्जैक्टली कभी नहीं बताया हुआ है, एटलीस्ट हमारे 12th स्टैंडर्ड तक तो नहीं बताया है, ठीक है। चलो हम देखते हैं, ये सब क्लियर हो गया। अब आपके सामने मैं एक नई सिस्टम लेके आता हूं, 3 डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन व्हिच वाज गिवन बाय द साइंटिस्ट कॉल्ड कार्ल वूज। सो लेट्स बिगिन विद दिस। हु वाज कार्ल वूज? Carl Wood was a person who have given 3 domain system of classification in the year 1990। 1990 में कार्ल वूज ने 3 डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया। अभी उन्होंने ये 3 सिस्टम 1969 में जब आर.एच. व्हिटेकर एकदम परफेक्ट सिस्टम बनाई थी, तो इनको क्या जरूरत है बनाने की? ये भी डाउट आता है। अगर आप ये कहो कि यस इफ दिस मार्कर इज अ परफेक्ट, व्हाई शुड आई चेंज मार्कर? इज इट ट्रू और नो? इफ दिस सिस्टम इज ऑलरेडी वर्किंग एंड इट इज ऑथेंटिकेटेड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, सो व्हाई टू गो फॉर दिस वन? लेकिन इन साइंटिस्ट ने ये टेक्निक क्यों बनाई, मैं आपको बता रहा हूं। अब आप यहां पे देखिए दिस and this, all, what is the common between all of them? All are eukaryote,
करेक्ट है ना? इन सभी के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, सभी के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मतलब ये सभी के सभी यूकेरियोटिक है, लेकिन ये जो है ये प्रोकैरियोटिक है। तो इन्होंने 3 डिवीजन किए। फर्स्ट डिवीजन बनाया उन्होंने आर्चियोबैक्टीरिया, फर्स्ट डिवीजन उन्होंने बनाया आर्चियोबैक्टीरिया। सेकंड डिवीजन उन्होंने बनाया यूबैक्टीरिया, और थर्ड डिवीजन उन्होंने बनाया यूकेरिया। What is meant by eukarya? Eukarya means all eukaryotic organism। अब आप देखो यूकेरियोटिक में इन्होंने किस किस को इंक्लूड किया हुआ था? इन्होंने इंक्लूड किया प्रोटिस्टा को, इन्होंने इंक्लूड किया फंजाई को, yes, he also included plantae and also included animalia. Now you just imagine guys, you just imagine what is difference between you can say Whitaker's and Carl Woolf's description. See, all these are eukaryotic organism. इन्होंने eukaryotic organism को एक कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। अब आर.एच. व्हिटेकर ने मोनेरा मतलब बैक्टीरिया की एक कैटेगरी रखी थी, और इन्होंने बैक्टीरिया को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। कैसे? यू बैक्टीरिया, यू ट्रू बैक्टीरिया, बैक्टीरिया विच आर अवेलेबल नाउअडेज दे आर कॉल्ड ट्रू बैक्टीरिया। मैंने पीएचडी की माइक्रोबायोलॉजी में हजारों बैक्टीरिया के नाम बता सकता हूं, शॉर्ट पीरियड है हमारे पास। यू बैक्टीरिया विच आर अवेलेबल नाउअडेज दे आर कॉल्ड एज यू बैक्टीरिया, Escherichia coli बैक्टीरिया रिसेंटली अवेलेबल। अगर मैं यहां पे देखो, अगर यहां से मैं सैंपल लूं और इस सैंपल को न्यूट्रॉन अगार के ऊपर रखूं तो देखो 24 घंटे में बैक्टीरिया की कॉलोनी फॉर्म होगी, और गारंटी है अगर 10 कॉलोनी आती है तो एक कॉलोनी बैक्टीरिया की इकोला की होगी, मतलब होगी, बिकॉज इकोला बैक्टीरिया इज कॉल्ड मदर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, फाउंड एवरीवेयर। हर जगह पे आपको इकोला बैक्टीरिया मिल जाएंगे, जूते के चप्पल के नीचे, मिट्टी से, और अगर आप अपनी स्किन से भी देखो ना तो इकोला बैक्टीरिया मिल ही जाएंगे, गारंटेड मैं देता हूं, जस्ट बिकॉज मैंने काफी साल वर्किंग किए हुए हैं, लेबोरेटरी में इजीली इकोला बैक्टीरिया मिल जाते हैं। सो इकोला बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया आजकल के बैक्टीरिया है, आजकल के मतलब जो नॉर्मल सिचुएशन में ग्रो होते हैं। व्हाट इज आर्चियोबैक्टीरिया? आर्चियोबैक्टीरिया आर आल्सो नोन एज एंशिएंट बैक्टीरिया, आल्सो नोन एज एंशिएंट बैक्टीरिया। एंशिएंट हम किसको कहेंगे? पुराने, जैसे हमारे एंशिएंट होते हैं हमारे दादा परदादा, तो यू बैक्टीरिया के जो दादा परदादा होंगे उनको हम कहेंगे एंशिएंट बैक्टीरिया। मतलब कौन? आर्चियोबैक्टीरिया आल्सो नोन एज एंशिएंट बैक्टीरिया। रिमेंबर द थर्ड नेम, दे आर आल्सो नोन एज एक्सट्रीमोफाइल्स। व्हाई वी कॉल देम एक्सट्रीमोफाइल्स? जस्ट बिकॉज, व्हाई वी कॉल देम एक्सट्रीमोफाइल? जस्ट बिकॉज this bacteria are found in extreme condition where we at least human being can't survive. For example, can we survive at a 172 degrees Celsius, 192 degrees Celsius? Obviously no. 70 तो क्या 45 डिग्री सेल्सियस हो जाता है तो हम एयर कंडीशन कूलर ये सब चालू कर देते हैं। 50 सेल्सियस डिग्री भी नियर अबाउट हमारे यहाँ पे जाता है, और अगर राजस्थान साइड देखो तो वहां पे तो नियर अबाउट और भी टेम्परेचर ज्यादा रहता है। तो 172 192, yes, Pyrolobus fumari is one bacteria which can grow up to the 192 degrees Celsius, guys. एंड आपने जनरली पीसीआर में थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया सुना होगा, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये बैक्टीरिया भी 94 टू 97 डिग्री सेल्सियस टॉलरेट करते हैं। सो जो बैक्टीरिया हाई टेम्परेचर टॉलरेट करते हैं हम उनको कहते हैं थर्मोफाइल्स। जो बैक्टीरिया प्रेशर में होते हैं, मतलब जो पानी के नीचे जो प्रेशर होता है वहां पे जो बैक्टीरिया होते हैं उनको हम कहते हैं बैरोफाइल्स, बिकॉज बैरोमीटर यूजफुल फॉर मेजरिंग प्रेशर। जो बैक्टीरिया बर्फ में पाए जाते हैं, आइस में पाए जाते हैं, उनको हम कहते हैं सैक्रोफाइल्स। जो बैक्टीरिया एसिडिक कंडीशन में मिलते हैं हम उनको कहते हैं एसिडोफाइल्स, एसिडोजेंस। जो मीथेन में पाए जाते हैं उनको हम कहते हैं मिथेनोजेंस। लाइक जब हम बायोगैस प्रोडक्शन करते हैं तो मिथोजेन जेन्स यूज करते हैं। तो ये पूरा का पूरा आपके सामने मैंने क्लासिफिकेशन रख दिया, 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। मैं आपको 50 एमसीक्यू जब कराऊंगा इस चैप्टर में मैं पूरा एंड हो जाएगा तो उसके बाद आपको एमसीक्यू भी आएंगे। तो उस एमसीक्यू में से 50 एमसीक्यू होंगे और 50 में से 50 आपको इजीली आ जाएंगे आपको एमसीक्यू सॉल्व करके, जस्ट बिकॉज यू हैव टू अटेम्प्ट every concept। 2 domain system was given by Carl, yes, 2 domain system was given by Carolus Linnaeus, 3 domain system was given by Carl Woese, 5 domain system was given by R.H. Whitaker, which is the most acceptable theory, R.H. Whitaker, later on Carl Woese, but most rejected theory was theory of a Carolus Linnaeus 2 domain system। आप खुद भी समझ सकते हो कि अगर आप सिर्फ एनिमल और प्लांट को बिलीव करोगे तो बाकी सब कहां जाएंगे, ठीक है ना? पैरासाइट कहां जाएंगे, बैक्टीरिया कहां जाएंगे? पूरी दुनिया में मैं तो कहता हूं इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई ऑर्गेनिज्म होंगे तो होंगे बैक्टीरिया।
बैक्टीरिया की न्यूट्रन अगार के ऊपर मान लो एक साथ 20 कॉलोनी आती है, तो एक कॉलोनी, ये देखो ये बैक्टीरिया की मतलब ये एक न्यूट्रन डिश है, प्लेट है, प्लेट में से बैक्टीरिया की कॉलोनीज आती है, कॉलोनीज ऑफ बैक्टीरिया। अब आप सोचो, आपने सुना होगा बैक्टीरिया को हम देख नहीं सकते, नहीं देख सकते, ठीक है, एक बैक्टीरिया को नहीं देख सकते ना, लेकिन अगर 10 लाख बैक्टीरिया पास में आ जाए तो हम देख सकते हैं। 10 लाख बैक्टीरिया जब पास में आएंगे तो एक कॉलोनी बन जाएगी ना। तो ये देखिए, एक कॉलोनी के अंदर कम से कम 10 या तो 20 लाख बैक्टीरिया होते हैं। ये क्यों मैं आपको बता रहा हूँ, देखो एक कॉलोनी की साइज या तो 1 mm होती है या तो 2 mm होती है, कभी कभी बड़ी भी होती है। 1 mm भी अगर साइज हो ना तो 1 mm में 10 लाख बैक्टीरिया होते हैं। 10 लाख, मैंने माइक्रोबायोलॉजी पढ़ाई है 7-8 साल पढ़ाई है मैंने। एक कॉलोनी के अंदर कम से कम 10 लाख बैक्टीरिया होते हैं। बिकॉज बैक्टीरिया डिवाइड कैसे होते हैं, बैक्टीरिया बाइनरी फिजन प्रोसेस से डिवाइड होते हैं। ये बैक्टीरिया डिवाइड हो गए बाइनरी फिजन से, मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा मोनेरा में, और इससे डिवाइड होकर बैक्टीरिया नियर अबाउट 10⁻⁶ बन जाते हैं 24 आवर्स में। 10⁻⁶, तो 10 लाख बैक्टीरिया हो गए ना। 24 घंटे में बैक्टीरिया 10 लाख मिलके एक कॉलोनी बनाते हैं, याद रखें। दिस इज क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। द चैप्टर इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। आप ये चीज समझ गए होंगे कि आपने क्लासिफिकेशन पूरा डिटेल में समझे। अगर टाइटल जो होता है चैप्टर का, वो अगर टाइटल एकदम बेहतरीन तरीके से समझ जाए तो बस ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लो अगर मेरा एक फ्रेंड मुझे कहता है कि हम क्या मेरे साथ मूवी देखने चलोगे, मैं उससे पूछता हूँ कि कौन सी मूवी है, वो कहता है राजनीति। अब टाइटल ही है राजनीति, मतलब पॉलिटिक्स के बेस पे होगा। अगर मैं पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड नहीं हूं तो मैं उससे कहूंगा नहीं चलना मेरे। सेम वे, अगर आपको चैप्टर का टाइटल का मतलब प्रॉपरली नहीं समझ में आता है ना, तो चैप्टर पढ़ के कुछ नहीं समझेगा, आपको इंटरेस्ट क्रिएट ही नहीं होगा। आप ये मत सोच के चलिए कि हमें ये नीट में आने वाला है, आप ये सोच के चलिए कि हमें इससे कुछ अच्छा सीखना है। अगर आपसे प्रेशराइज रहोगे कि नीट में आएगा तो एग्जाम में आएगा भले, लेकिन आपको आंसर नहीं आएगा। लेकिन अगर आप इसे दिल से एंजॉय करके सीखते हो ना तो सीख जाओगे। जैसे अगर कोई ड्राइविंग सीखता है प्रेशराइज करके, यार सामने वाले को उड़ा दूंगा, तो वो सीख नहीं पाएगा। लेकिन अगर बिंदास चलाएगा तो देखो 15 दिन में वो डायरेक्टली ड्राइविंग करने सीख लेगा। मेरा जैसे इंटेंशन यही है कि आप दिल से पढ़ो। थैंक यू। So dear all students, this is the picture of a scientist R.H. Whittaker who have given contribution in 5-domain system of classification in 1969. I am going to explain you by using my graphic pen tablet. So just let me pick a color. Okay, let's begin. So he is a scientist R.H. Whittaker in 1969. He has given 5-domain system of classification, and he has given some points. On the basis of this point, he has selected this 5-domain system of classification. So let's begin with this point. So this table is given in your NCERT textbook. So I'm going to describe you this table in detail. Let's begin. So R.H. Whittaker साइंटिस्ट ने ये 5 पॉइंट को ध्यान में रखते हुए सभी ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया हुआ है। तो आप यहाँ पे देखते हो, दिस इज कैरेक्टर एंड these are the 5 kingdoms. So he has divided 5 kingdoms such as a kingdom Monera, kingdom Protista, kingdom Fungi, kingdom Animalia, and kingdom Plantae and kingdom Animalia. So these are the 5 kingdom. Let's begin. So first one is cell type. Now what does it mean by cell type? अगर किसी सेल के अंदर न्यूक्लियस है तो हम उसे कहेंगे यूकैरियोटिक सेल, और अगर किसी सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं है, मान लो सेल डायरेक्टली ऐसा है, साइटोप्लाज्म है, ठीक है, सिर्फ साइटोप्लाज्म है, अंदर न्यूक्लियस है ही नहीं, तो उसे हम कहेंगे प्रोकैरियोटिक. सो प्रो मीन्स इमेच्योर और डायरेक्टली यू कैन से एब्सेंस, एंड कैरियो मीन्स न्यूक्लियस. प्रोकैरियोट मीन्स एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस. यू मीन्स ट्रू. अब हमने देखा ना यू बैक्टीरिया, यू मतलब होता है ट्रू, कैरियो मतलब न्यूक्लियस, सो यूकैरियोट मतलब ट्रू न्यूक्लियस. सो दिस प्रोकैरियोट डू नॉट हैव न्यूक्लियस मींस बैक्टीरिया डू नॉट हैव न्यूक्लियस. ये माइंड में फिक्स कर लो, गांठ बांध लो माइंड में, ठीक है. बैक्टीरिया मतलब मोनेरा, मोनेरा में न्यूक्लियस नहीं होता है. अब प्रोटिस्टा में न्यूक्लियस होता है, तो हाँ प्रोटिस्टा यूकैरियोटिक होते हैं, इनके अंदर न्यूक्लियस होता है. फंजा, यस दे आर ऑल्सो यूकैरियोटिक. प्लांटी, दे आर ऑल्सो यूकैरियोटिक, एंड एनिमलिया, दे आर ऑल्सो यूकैरियोटिक. ओके. सो सेकंड कैरेक्टर सेल वॉल. अब सेल वॉल मतलब जनरली कोई भी सेल के ऊपर, मान लो ये एक सेल है, तो उसके ऊपर वॉल हो सकती है,
और कोई कोई सेल ऐसे होते हैं जिनके अंदर वॉल नहीं होते, जैसे हम एनिमल है तो एनिमल के अंदर सेल वॉल नहीं होती। तो मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। ये देखिए फर्स्ट मोनेरा, तो मोनेरा बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल होती है, तो हाँ बैक्टीरिया दे पजेस सेल वॉल, बैक्टीरिया में सेल वॉल प्रेजेंट है। और सेल वॉल किससे बनी हुई है? नॉन सेल्यूलोजिक। अब यहाँ पे ये क्यों लिख रहे हैं नॉन सेल्यूलोजिक? क्योंकि प्लांट में ज्यादातर सेल वॉल होती है, और प्लांट में यहाँ पे देखिए प्लांट में सेल्यूलोजिक सेल वॉल है, मतलब प्लांट के जो सेल हैं उनका जो वॉल है वो किससे बना हुआ है? वो सेल्यूलोज से बना हुआ है, तभी ये यहाँ पे बोल रहे हैं नॉन सेल्यूलोजिक। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि बैक्टीरिया के दो टाइप होते हैं, बैक्टीरिया के दो टाइप होते हैं, एक होते हैं ग्राम पॉजिटिव और एक होते हैं ग्राम नेगेटिव। और इनकी सेल वॉल जनरली किससे बनी हुई होती है? इनकी सेल वॉल बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकेन, ये लिख लो आप कहीं पे, पेप्टिडोग्लाइकेन। वीडियो आगे चला जाएगा फिर आपको याद नहीं रहेगा। बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड बाय पेप्टिडोग्लाइकेन, एंड उसके अंदर और भी एक कंपोनेंट होता है टिकोइक एसिड, टिकोइक एसिड। नाउ सेकंड प्रोटिस्टा प्रेजेंट इन सम। अब ये इन सम क्यों बोल रहे हैं? देखिए तो जनरली प्रोटिस्टा के 4 प्रकार होते हैं, प्रोटिस्टा के 4 प्रकार होते हैं, प्लांट लाइक प्रोटिस्टा, एनिमल लाइक प्रोटिस्टा, फंजा लाइक प्रोटिस्टा एंड यूग्लिनॉइड्स। ठीक है, तो प्रोटिस्टा के 4 प्रकार होते हैं। अगर प्लांट जैसे प्रोटिस्टा होंगे तो उनके अंदर सेल वॉल होगा, एनिमल जैसे प्रोटिस्टा होंगे तो उनके अंदर सेल वॉल नहीं होगा, फंजाई जैसे होंगे तो उनके अंदर सेल वॉल होगा, यूग्लिनॉइड्स में सेल वॉल नहीं होता है। ओके, एंड देन थर्ड वन फंजाई। फंजाई ऑल्सो possess सेल वॉल बट इट इज विदाउट सेल्यूलोस। जनरली फंजाई का जो सेल वॉल होता है वो किससे बना होता है? काइटिन। यहाँ पे दिया हुआ है नॉन सेल्यूलोजिक, मतलब इसका मतलब क्या, हमें और कोई ढूंढना ही नहीं क्या? ऐसा नहीं होता, हमें मेहनत करनी पड़ेगी। मैं तो मेहनत करके आया हूँ, मैं पूरा मेरा होमवर्क करके आया हूँ, आप भी लोग सपोर्ट दोगे तो अब दिल्ली दूर नहीं है। आप मेहनत करो, मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, रिजल्ट लाके रहेंगे हम। काइटिन से बना होता है फंजाई का सेल वॉल, याद रखो। प्लांट का सेल्यूलोज से बना होता है, प्लांट में सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज, पैक्टिन, लिग्निन, सुबेरिन, ऐसे काफी सारे केमिकल होते हैं। एनिमल के अंदर तो सेल वॉल डायरेक्टली एब्सेंट होता है। ठीक है, तो ये सेकंड कैरेक्टर हो गया। अब हम चलते हैं थर्ड कैरेक्टर की तरफ। सो थर्ड कैरेक्टर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये देखिए अगर न्यूक्लियस, यहाँ पे देखिए प्रोकैरियोटिक क्यों है? क्योंकि अंदर न्यूक्लियस नहीं तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं है ना। तो ये देखिए एब्सेंट, न्यूक्लियस एब्सेंट तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी एब्सेंट। इन सभी के अंदर यूकैरियोटिक के अंदर न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होना चाहिए डेफिनेटली। क्लियर हो गया यहाँ पे? फिर फोर्थ कैरेक्टर की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। फोर्थ कैरेक्टर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन नाउ जो मोनेरा होते हैं वो यूनिसेल्युलर होते हैं, एक ही सेल से बने होते हैं। बैक्टीरियाज आर यूनिसेल्युलर, फिक्स इट इन माइंड। हाँ, नाउ प्रोटिस्टा आर ऑल्सो यूनिसेल्युलर, मीन्स सेल्युलर। अब देखो ये एक चीज, प्रोटिस्टा जो है वो सिंगल सेल होने के कारण बैक्टीरिया के साथ अपनी फ्रेंडशिप दिखाते हैं, मतलब ये कैरेक्टर शेयर करते हैं। और प्रोटिस्टा फंजाई, प्लांटी और एनिमल के साथ कौन सा कैरेक्टर शेयर करते हैं? एज अ यूकैरियोटिक। प्रोटिस्टा और इन सभी के अंदर न्यूक्लियस है, तो ये सभी चारों न्यूक्लियस वाले हैं। तो प्रोटिस्टा इन तीनों के साथ न्यूक्लियस वाला कैरेक्टर शेयर करते हैं, और प्रोटिस्टा मोनेरा के साथ कौन सा कैरेक्टर शेयर करते हैं? एज ए सिंगल सेल। अब यहाँ पे देखिए फंजाई आर हैविंग अ मल्टी सेल्यूलर, फंजाई भी मल्टी सेल्यूलर है, प्लांटी भी मल्टी सेल्यूलर है और एनिमल भी मल्टी सेल्यूलर है। सिर्फ डिफरेंस है कि फंजाई हैव अ लूज टिश्यू, जस्ट लाइक आप यहाँ पे देखो दिस इज द मशरूम। ठीक है, तो मशरूम ऐसे होते हैं, ये बटन मशरूम, यहाँ पे लाइनिंग्स वगैरह होती है। So this is having a you can say loose tissue. Now plant are having a tissue as well as organ, but plant don't have a organ system. लेकिन हमारे human में है, like we have a cell, we have a tissue like epithelial tissue, connective tissue, muscular tissue, nervous tissue, और उससे क्या बनते हैं हमारी बॉडी में? organ बनते हैं, like a brain, heart, kidney, liver, pancreas, etc. etc. और इन सभी से मिलके हमारी बॉडी में क्या बनती है? सिस्टम, लाइक ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्टिंग विद माउथ, बकल कैविटी, फेरिंग्स, मींस आई मीन टू से फेरिंग्स, इसोफेगस, ऐसे ऐसे करके नस तक। तो ये ऑर्गन सिस्टम है ना, हमारी बॉडी में काफी सिस्टम से ऑर्गन। देन लास्ट कैरेक्टर इज, कौन सा कलर सिलेक्ट करें? चलो, लास्ट कैरेक्टर इज
मोड ऑफ न्यूट्रिशन. नाउ व्हाट इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन? मोड ऑफ न्यूट्रिशन 3 प्रकार के होते हैं. लाइफस्टाइल होते हैं. मोड ऑफ न्यूट्रिशन 2 प्रकार के होते हैं, एक तो ऑटोट्रोपिक या तो हेटेरोट्रोपिक. लेकिन यहाँ पे काफी कैरेक्टर दिए मैं आपको बताता हूँ. मोनेरा, यहाँ पे देखिए, ऑटोट्रोपिक कीमोसिंथेटिक. ऑटोट्रोपिक कीमोसिंथेटिक मतलब ऑटोट्रोपिक का मतलब होता है खुद का फूड बना सकते हैं, और अगर ये कीमोसिंथेटिक है तो मतलब केमिकल रिएक्शन से फूड बना सकते हैं, और फोटोसिंथेटिक है तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से अपना फूड बना सकते हैं. क्लियर हो गया? और आगे ये क्या है? हेटेरोट्रोपिक मतलब कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं, कुछ नहीं, 99% बैक्टीरिया जो है ना वो हेटेरोट्रोपिक ही हैं. कुछ ही बैक्टीरिया हैं जैसे ब्लू ग्रीन अलगी फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं. फिर उसके बाद कुछ बैक्टीरिया जैसे थायोबैसिलाए, फेरोबैसिलाए आयरन यूज करके फोटोसिंथेसिस आयरन यूज करके अपना फूड बना सकते हैं. ये फोटोसिंथेसिस चैप्टर में आपको सिखाया जाएगा. और फिर यहाँ पे देखिए सेप्रोफाइटिक. सेप्रोफाइटिक मतलब मान लो किसी की डेथ हो जाती है और उसकी बॉडी को ऐसे ही रख दिया तो डिकम्पोजिशन होगा. तो डिकम्पोजिशन कौन करता है? बैक्टीरिया और फंजाई करते हैं. तो बैक्टीरिया और फंजाई दोनों के अंदर सेप्रोफाइटिक कैरेक्टर होता है. देखिए यहाँ पे फंजाई के अंदर सेप्रोफाइटिक है. और पैरासाइटिक. पैरासाइटिक मतलब इन्फेक्शन कोज करने वाला. कोई एग्जाम्पल बता सकते हो आप इन्फेक्शन कोज करने वाले बैक्टीरिया? यस, लाइक टाइफॉइड. साल्मोनेला टाइफी causes typhoid. Then you can say syphilis, Treponema pallidum which causes syphilis, which हमें उसे हिंदी में गुप्त रोग भी कहते हैं. तो ये बैक्टीरिया है. लाइक कोलेरा, विब्रियो कोलेरी विच कॉजेस कोलेरा. अब ये देखिए प्रोटिस्टा, यहाँ पे ऑटोट्रोपिक है, फोटोसिंथेटिक है. यहाँ पे हेटेरोट्रोपिक भी है. ऑटोट्रोपिक कौन होंगे? जो प्लांट वाले होंगे वो ऑटोट्रोपिक होंगे, और जो एनिमल जैसे होंगे वो हेटेरोट्रोपिक होंगे, क्योंकि प्रोटिस्टा में तो 4 कैटेगरी है ना. यहाँ पे उन्होंने एक गलती की है, यहाँ पे उन्होंने सेप्रोफाइटिक भी देना चाहिए. क्यों देना चाहिए? क्यों देना चाहिए गाइस? क्योंकि यहाँ पे फंजाई जैसे भी है ना प्रोटिस्टा, फंजाई जैसे भी प्रोटिस्टा है तो वो सेप्रोफाइटिक भी हो गए. गारंटेड लिख लो आप, ये होगा. उन्होंने एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, इट इज ओके, बट प्रोटिस्टा आर ऑल्सो फंजाई लाइक. और फंजाई जैसे हैं तो उनके फंजाई के कैरेक्टर आएंगे ही. और फंजाई और बैक्टीरिया दुनिया के यही 2 सबसे फेमस डिकम्पोजर हैं. अब यहाँ पे देखिए फंजाई, दे आर हेटेरोट्रोपिक बिकॉज दे आर नॉट डूइंग फोटोसिंथेसिस. ये खुद का फूड नहीं बना सकते, तो ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, खुद का फूड नहीं बना सकते, तो ये ऑटोट्रोपिक नहीं है, ये है हेटेरोट्रोपिक. और हेटेरोट्रोपिक में देखो कैसे हैं, एक तो सेप्रोफाइटिक मतलब डिकम्पोज करने वाले, पैरासाइटिक मतलब इन्फेक्शन करने वाले. कोई एग्जाम्पल बता सकते हो फंजाई का जो इन्फेक्शन कोज करते हैं? यस, रिंगवॉर्म इन्फेक्शन, ट्राइकोफाइटोन, माइक्रोस्पोरियम. ये जो फंजाई है ना वो फंजाई, ये जो फंगस है वो फंजाई कैटेगरी में आएंगे. फिर प्लांटी, दे आर ऑल ऑटोट्रोपिक. कौन कौन आएंगे इसमें? अलगी और ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स और एंजियोस्पर्म, फिर जिम्नोस्पर्म. ये सब मैं पढ़ाऊंगा आपको नेक्स्ट चैप्टर में. और एनिमेलिया सिर्फ हेटेरोट्रोपिक होते हैं, मतलब होलोजोइक, ये दूसरों के ऊपर डिपेंड रहने वाले. इन्होंने सेप्रोफाइटिक कैरेक्टर भी दिया हुआ है. So this is all about characteristics of 5 domain system or 5 kingdom system of classification given by R.H. Whittaker. Thank you R.H. Whittaker sir, you have classified every organism. Just because of that we are nowadays we are learning it. Otherwise अगर आपने ये नहीं किया होता तो शायद आज तक कोई वो कर पाता या नहीं. But he has, R.H. Whittaker has classified every organism in a fabulously in 5 category. Thank you. So guys, now I am going to describe you, I am going to explain you in detail about the kingdom Monera, which is the first kingdom. एक चीज आप लोगों को थोड़ा एडजस्ट करनी पड़ेगी, मेरी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है लेकिन टीचिंग अच्छी है. यस, राइटिंग इतनी अच्छी नहीं लेकिन टीचिंग अच्छी है. मैंने पूरा का पूरा ये राइटअप करके रखा हुआ है ताकि हमारा टाइम बच जाए. ठीक है, अगर मैं एक लिखूंगा उसके बाद समझाऊंगा तो काफी टाइम वेस्ट होगा. मैंने पहले से कैरेक्टर लिख के रखे तो मैं आपको इजीली समझा सकता हूँ. So I am going to explain you the kingdom Monera, which is the first kingdom according to the scientist R.H. Whittaker. He classified every organism into 5 category. So first kingdom is the Monera. तो kingdom Monera में क्या होते हैं? Kingdom Monera which includes basically bacteria. So bacteria are included under kingdom Monera. So this is all features about the bacteria only. And कुछ topic बाकी है. Once I will rough it, then I will teach you this one. Okay. So let's talk one by one character. First character, bacteria are members of a kingdom Monera. All the bacteria are basically the members of a kingdom Monera. It may be the eubacteria, it may be the archaeobacteria. All are member of kingdom bacteria. Second, I need to say all bacteria are member of kingdom Monera. Second, they occur in everywhere.
means they found everywhere. Now which is the site? It may be hot spring. मैंने आपको जैसे इंट्रोडक्शन में ही बताया था कि बैक्टीरिया हॉट स्प्रिंग में मतलब लावा में भी पाए जाते हैं. यस, हॉट स्प्रिंग में, हॉट वाटर में ऐसे पाए जाते हैं जनरली. दे कैन आल्सो फाउंड इन द डेजर्ट. दे कैन आल्सो फाउंड इन द स्नो. स्नो मींस बर्फ. यस, दे कैन आल्सो फाउंड इन द ओशन. अभी ये जो जो लोकेशन है उन सभी लोकेशन के बारे में यहाँ पे बैक्टीरिया के नाम भी दिए हुए हैं. हमारे एनसीईआरटी में 3 दिए हुए हैं, मैंने आपको 5 बताए हुए हैं यहाँ पे. ठीक है. थर्ड कैरेक्टर, some are autotrophic, some are chemoautotropic and some are photoautotropic and majority of them are heterotrophic. See, autotrophic means who can prepare their own food material, but here there is a chemoautotropic and here there is a photoautotropic. Now what is meant by chemoautotropic? Chemo means chemical reaction, and autotropic means prepare own food material. So the bacteria which prepare own food material by some chemical reactions, they are called chemoautotropic. And the bacteria, those who prepare own food material by photosynthesis, they are called phototropic. Are you getting guys? समझ रहे हैं आप लोगों को? देखो, कीमो का मतलब होता है केमिकल, फोटो का मतलब होता है सनलाइट, ऑटोट्रोपिक का मतलब होता है खुद फूड बनाने वाले. ठीक है. तो कीमो ऑटोट्रोपिक का मतलब क्या होता है? जो खुद का फूड बना सकते हैं केमिकल रिएक्शन की मदद से, उनको हम कहेंगे कीमो ऑटोट्रोपिक. और जो खुद का फूड मटेरियल फोटोसिंथेसिस से बना सकते हैं, हम उनको कहते हैं फोटो ऑटोट्रोपिक. मैं आपको इनके एक एग्जांपल भी देता हूं. जैसे फेरोबेसिलाई आर दोस बैक्टीरिया which are using iron. Ferrobacilli are those bacteria which are using iron for preparation of their own food material. There are some thiobacilli also which are preparing own food material by some chemical reaction. अब ये देखिए, Ferrobacilli are those bacteria which are using iron for preparation of own food material. Therefore, they are called chemoautotropic bacteria. Then photoautotropic bacteria, जो बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, उनको हम कहते हैं फोटोट्रोपिक बैक्टीरिया. फॉर एग्जांपल ब्लू ग्रीन अलगी. अब आप ये सोचिए कि ब्लू ग्रीन अलगी प्लांट की जैसे फोटोसिंथेसिस कैसे करती है? हाँ, कर सकते हैं. एक और चीज मैं आपको बता देता हूं. जनरली प्लांट आर हैविंग अ क्लोरोप्लास्ट इन विच दे आर स्टोरिंग क्लोरोफिल मॉलिक्यूल. तो बैक्टीरिया ब्लू ग्रीन अलगी के अंदर क्लोरोप्लास्ट तो नहीं है, तो उनके अंदर दूसरा एक ऑर्गन होता है chromatophore. So blue green algae are having chromatophore, and inside the chromatophore they can store chlorophyll molecule A and can do photosynthesis. और मैक्सिमम बैक्टीरिया जो होते हैं वो हेटेरोट्रोपिक होते हैं, मतलब खुद फूड नहीं बना सकते मेजॉरिटी. लेकिन कुछ ऑप्शन है तो जो मैंने आपको बता दिया. फोर्थ कैरेक्टर, बैक्टीरिया आर मेनली डिवाइडेड इनटू 2 main category. One is the Archaeobacteria, second one is the Eubacteria. Archaeobacteria are also known as ancient bacteria, also called extremophiles. मैंने आपको इंट्रो में भी बताया था. And Eubacteria are also known as a true bacteria. पहले हम ये देखते हैं. Archaeobacteria are were the oldest bacteria. मतलब अभी भी है. Archaeobacteria are the oldest bacteria, and therefore we are calling them as the ancient bacteria. They are also known as the extremophile. Now what does it mean? देखो, मैं जितना हो सके मैं पूरा का पूरा अपनी वे से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, हर वर्ड को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ. ये देखिए, Archaeobacteria are also called extremophile. What is extreme? एक्सट्रीम का मतलब होता है एक्सट्रीम कंडीशन. अब देखो, मुझे अगर गर्मी लग रही तो मैंने एसी ऑन किया हुआ है. ठीक है. अगर मुझे ठंडी लगती तो मैं स्वेटर पहन लेता. ये हम नॉर्मल एरिया में रहते हैं. लेकिन जो बैक्टीरिया हाई टेम्परेचर पे रहते हैं, सॉल्ट में रहते हैं, आइस कंडीशन में रहते हैं, ऐसी कंडीशन में रहते हैं जहां पे हम ऑब्वियसली नहीं रह पाएंगे, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं एक्सट्रीमोफाइल्स. So bacteria which found in some high level extreme condition, they are called extremophile. अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हो, अगर नहीं लिखो ही. यस, कंपलसरी. हम टीचरों का आपको मतलब कमांड है, आपने लिखना ही चाहिए ये चीजें. ये देखिए, बैक्टीरिया which found in salty area, they are called halophiles. आप नाम कैसे याद रखोगे? Halo means salt, philes means bacteria. Halophiles, bacteria found in salty area. Bacteria which found in hot spring, they are called thermoacidophiles. Thermo temperature acidophiles. Bacteria which found in methane area, means wherever methane is present, they are called methanogen, like a cow dung, useful for biogas production. ठीक है.
बैक्टीरिया के काउ डंग में से क्या बनाते हैं, बायोगैस बनाते हैं ना, 3 स्टेप एनारोबिक प्रोसेस, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। तो उसमें ये मीथेन एरिया में जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं उनको हम कहते हैं मिथेनोजेंस, एंड एग्जांपल इज बैक्टीरिया फाउंड इन काउ डंग, दे आर यूजफुल फॉर द बायोगैस प्रोडक्शन। आगे देखिए, बैक्टीरिया फाउंड इन प्रेशर एरिया, ये मैंने खुद नहीं लिखे हुआ, ये हमारे एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है। बैक्टीरिया फाउंड इन प्रेशर एरिया दे आर कॉल्ड बेंथोनिक एनिमल और बेरोफाइल्स। अब देखिए, किंगडम एनिमलिया में कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो एकदम समुद्र के एकदम नीचे होते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं बेंथोनिक एनिमल। एनिमल व्हिच फाउंड एट द बॉटम ऑफ अ सी, एनिमल व्हिच फाउंड एट द बॉटम ऑफ अ सी, दे आर बेसिकली कॉल्ड बेंथोनिक एनिमल। सो देयर आर बैक्टीरिया आल्सो व्हिच फाउंड एट द प्रेशर एरिया, दे आर कॉल्ड बेरोफाइल्स। You know, barometer is an instrument used which is responsible for measuring the you can say pressure. So जो बैक्टीरिया प्रेशर में होते हैं उनको हम कहते हैं बैरोफाइल्स। जो बैक्टीरिया आइस पे पाए जाते हैं उनको हम कहते हैं साइक्रोफाइल्स। इसमें पी साइलेंट होगा, लाइक साइकोलॉजी पी साइलेंट। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट कैरेक्टर। आर्चियोबैक्टीरिया डिफर फ्रॉम द बैक्टीरिया इन सेल वॉल स्ट्रक्चर। अब आर्चियोबैक्टीरिया और नॉर्मल बैक्टीरिया के सेल वॉल में क्या डिफरेंस है मैं आपको बताता हूं। सी हियर, आर्चियोबैक्टीरिया सेल वॉल इज मेड बाय pseudo peptidoglycan and eubacteria is made by peptidoglycan। ये ज्यादातर आप YouTube के वीडियो भी देखोगे ना 17, उसमें से 16 लोग नहीं बताएंगे और 17वीं वीडियो हमारी देखोगे तो मैं बताऊंगा आपको। क्लियर? जनरली बैक्टीरिया, मान लो ये साइड है मेरे पास यू बैक्टीरिया, ये साइड है मेरे पास ये साइड है आर्चियोबैक्टीरिया। सो यू बैक्टीरिया आर हैविंग सेल वॉल व्हिच इज कंपोज्ड बाय पेप्टिडोग्लाइकेन and archaeobacteria are having cell wall which is composed by pseudopeptidoglycan, because archaeobacteria के सेल वॉल को इतना स्टडी नहीं किया गया होता और तो उनके जो सेल वॉल होते हैं उनमें pseudopeptidoglycan होता है और बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया के अंदर पेप्टिडोग्लाइकेन होता है। यू बैक्टीरिया के अंदर टिकोइक एसिड नाम का केमिकल भी होता है। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन आई वुड लाइक टू टेल यू, यू बैक्टीरिया आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरी, लाइक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। जब आप ग्राम स्टेनिंग करते हो तब ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया वायलेट कलर के दिखते हैं और ग्राम स्टेनिंग में ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पिंक कलर के दिखते हैं। तो ये 5 कैरेक्टर हो गए। 6th कैरेक्टर, second type of bacteria, eubacteria. Eubacteria are also known as a true bacteria. Why they are called true bacteria? Because they are recently available and majority found in everywhere. That's why they are called eubacteria or true bacteria. अभी eubacteria का मतलब ऐसा नहीं हो गया कि उनके अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस तो है ही नहीं ना, क्योंकि ये प्रोकैरियोट्स है। All the kingdom Monera are bacteria and they all are what? They are prokaryotes. Prokaryotes means which does not have nucleus, see, they have a rigid cell wall and may be motile or may be non-motile। अब motile और non-motile का मतलब क्या होता है, ये देखिए मैं पूरा बोर्ड भर दूंगा आज। motile और non-motile का मतलब क्या है? See, this one is bacteria. If bacteria have a flagella, if a bacteria do have a flagella, then they are called motile bacteria. They are called motile bacteria. And if a bacteria don't have a flagella, they are called non-motile bacteria। जब हम सेल ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर पढ़ेंगे तब मैं आपको फ्लैजेला के प्रकार भी बताऊंगा, ठीक है? फ्लैजेला के हम टाइप भी देखेंगे, लाइक मोनोट्राइकस सिंगल फ्लैजेला, पॉलीट्राइकस मेनी फ्लैजेला, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आई टेल यू लेटर। देन cyanobacteria, remember this, cyanobacteria also called as a blue green algae and it has a chlorophyll A molecule which is similar to the plant। मतलब प्लांट में कैसे होता है क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल ई, बैक्टीरियोफिल, बैक्टीरियोविरिडिन, ऐसे 7 क्लोरोफिल होता है ना प्लांट में। तो प्लांट में क्लोरोफिल ए जो सबसे एसेंशियल पिगमेंट, जैसे हम रिएक्शन सेंटर भी कहते हैं, वो वाला पिगमेंट सियानोबैक्टीरिया के अंदर भी है। मतलब सियानोबैक्टीरिया क्या कर सकते हैं? फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, तभी तो हमने सियानोबैक्टीरिया को यहाँ पे रखा हुआ है। सही बात है ना? ओके, नेक्स्ट, cyanobacteria are unicellular। Obviously cyanobacteria belongs to the prokaryote or bacteria। All bacteria are unicellular but they are colonial। colonial मतलब ऐसे साथ में मिलकर वो कॉलोनी बनाते हैं। and they are filamentous means they are shows some flagella like a structure for the slightly movement। they may be found in fresh water, may be found in marine water and they may be
टेरेस्ट्रियल। सियानोबैक्टीरिया टेरेस्ट्रियल भी है, फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं, मराइन वाटर में भी। फ्रेश वाटर मींस वाटर ऑफ अ रिवर, यू कैन से स्ट्रीम, लेक और पॉन्ड, एंड मराइन वाटर सी वाटर। नेक्स्ट, they can fix means who, BGM, blue green algae can fix atmospheric nitrogen and they store in one organ called heterocyst। ये चीज कभी मत भूलिए, हमेशा आती रहेगी। जो सियानोबैक्टीरिया होते हैं, मैं आपको बता दूं, ये देखो जनरली ये सियानोबैक्टीरिया की बॉडी है। तो सियानोबैक्टीरिया की बॉडी में छोटे छोटे वैक्यूल जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, इनको हम कहते हैं हेटेरोसिस्ट। और ये हेटेरोसिस्ट के अंदर क्या करते हैं, ये हेटेरोसिस्ट के अंदर नाइट्रोजन स्टोर करते हैं और ये प्लांट को एज अ फर्टिलाइजर प्रोवाइड करते हैं। एग्जांपल है उनके नॉस्टॉक, अनेबिना। होप सो आप लोगों को ये पूरा का पूरा कंटेंट समझ में आ गया होगा। कुछ कैरेक्टर बाकी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। So the next character is bacteria are chemosynthetic, means chemosynthetic bacteria utilize various substances just to release what, energy in the form of ATP। मतलब जैसे हमने पीछे कुछ कैरेक्टर में देखा होता कि कुछ कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं। कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया मतलब ऐसे बैक्टीरिया जो केमिकल रिएक्शन से खुद का फूड बनाते हैं, उनको हम कहते हैं कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। तो जो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं वो काफी सारी चीजें यूज करके खुद का फूड बनाते हैं। जस्ट लाइक सम बैक्टीरिया आर यूजिंग नाइट्राइट्स लाइक अ नाइट्रोसोमोनास, सम बैक्टीरिया आर यूजिंग अमोनियम, some bacteria are using iron like you can say ferrobacilli। So all these bacteria are using this kind of inorganic substance and preparing their food material, but not by photosynthesis but by chemical reaction। So they are called chemosynthetic bacteria। Next character, heterotrophic bacteria can be act as a decomposer। heterotrophic bacteria decomposer के तौर पे काम करते हैं and can be, मैंने यहाँ पे डबल लिख लिया हुआ। Heterotrophic bacteria can be act as a decomposer and it can be also act as a beneficial in some industrial product formation such as curd, cheese, citric acid, etc. etc. हमने माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में 12th स्टैंडर्ड में देखा हुआ है कि बैक्टीरिया डिकम्पोजर हो सकते हैं, मतलब बैक्टीरिया डिकम्पोज कर सकते हैं। अब आप देखो कहीं पे किसी की डेथ हो जाती है और अगर 5-6 घंटे अगर बाकी हैं उनकी आखिरी दफन विधि में, तो बेसिकली वो एक रेफ्रिजरेटर जैसे एक इंस्ट्रूमेंट आता है जिसके अंदर डेड बॉडी को रखा जाता है। अदरवाइज क्या होगा, अगर बॉडी को ऐसे ही रख दिया तो बैक्टीरिया डिकम्पोज करना स्टार्ट करेंगे उनकी स्किन को, उनकी बॉडी को, और फिर बेड से मतलब स्मेल आएगी। तो इसके लिए उनकी बॉडी को फ्रिज में रखा जाता है, क्योंकि एनवायरनमेंट अगर कूल हो गया तो कूल एनवायरनमेंट पे बैक्टीरिया एक्ट नहीं करेंगे। बैक्टीरिया सिर्फ 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही अच्छी तरह से वर्किंग करते हैं। हाँ, इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया कैसे, जैसे कर्ड, वो प्रोड्यूस कर्ड, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। चीज, वो प्रोड्यूस चीज, प्रोपियोनिबैक्टीरियम शर्मानी। एंड साइट्रिक एसिड, यू कैन से साइट्रिक एसिड जो जनरली एस्परजिलस प्रोड्यूस करते हैं, और दूसरे भी कुछ ऑर्गेनिज्म है। देन some bacteria are pathogenic। what is pathogenic? bacteria which causes diseases, they are called as a pathogenic। like मैं बैक्टीरिया के नाम बताते जाता हूँ। टाइफाइड, yes, टाइफाइड is caused by salmonella typhi। जब तक आप YouTube पे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करोगे तब तक हो जाएगा, ठीक है। टाइफाइड is caused by salmonella typhi, माइंड में सोच सकते हो। syphilis is a one type of a sexual disease which is caused due to, yes, Treponema pallidum। gonorrhea, it is also the type of a sexual disease which is caused due to the Neisseria gonorrhoeae। and cholera, it is a type of flu, or you can say fever type of disease which is caused due to the Vibrio cholerae bacteria। तो ये चारों bacterial diseases हैं। then bacteria reproduces by binary fission। now what is binary fission? suppose this is bacteria, so when bacteria have a single DNA, so when bacteria wanted to get divide, bacteria undergo first DNA replication and make a 2 DNA and then undergo cutting। अगर मेरे पास एक नोट्स है, अगर मैं आपको देना चाहूँ तो मैं पहले क्या करूंगा, मैं उसकी कॉपी बना के रखूंगा जेरोक्स, ताकि मैं एक आपको दे सकूं और फ्यूचर में कोई और आए तो उसको भी दे सकूं। सो सिंपली लॉजिक है कि ये अगर एक बैक्टीरिया है तो बाइनरी फिजन करने से पहले, बाइनरी मतलब 2, फिजन मतलब टुकड़े, एक बैक्टीरिया के 2 टुकड़े। अभी कभी अमीबा में जैसे मल्टीपल फिजन भी होता है, ठीक है, तो मतलब एक में से काफी अमीबा बन जाते हैं, और यहाँ पे एक बैक्टीरिया में से 2 बन सकते हैं, एक खुद और एक दूसरा डॉटर बैक्टीरिया। डॉटर नहीं कहेंगे हम, लेकिन 2 बैक्टीरिया बन जाते हैं। बाइनरी फिजन, बाइनरी मींस
2 and fusion means breakdown. हाँ, नेक्स्ट ये देखिए काफी इंपॉर्टेंट चीज है, माइकोप्लाज्मा आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल। ये दुनिया का सबसे छोटा सेल है। वायरस इनसे छोटे होते हैं, लेकिन वायरस वो ट्रू लिविंग नहीं है ना। बैक्टीरिया तो लिविंग में काउंट होते हैं, लेकिन वायरस लिविंग में थोड़ी ना काउंट होते हैं। सो माइकोप्लाज्मा आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। बिना ऑक्सीजन के ये रह सकते हैं। और दे डू नॉट कंटेन, सॉरी मैंने एक गलती से लिख दी, दे डू नॉट कंटेन सेल वॉल। न्यूक्लियस में दे डू नॉट, न्यूक्लियस ऑब्वियसली उनमें होता ही क्योंकि बैक्टीरिया है। हाँ, इनके बारे में ये दे डू नॉट कंटेन सेल वॉल। जैसे मैंने आपको कहा आर्चिबैक्टीरिया सेल वॉल इज मेड बाय द सुडोपेप्टिडोग्लाइकन, यूबैक्टीरिया सेल वॉल इज मेड बाय द यू कैन से पेप्टिडोग्लाइकन एंड टिकोइक एसिड। बट इनके अंदर सेल वॉल ही नहीं होता है, इनके अंदर सेल वॉल होता ही नहीं है। क्लियर एवरीबॉडी? सो सेल वॉल लैकिंग बैक्टीरिया इज माइकोप्लाज्मा, स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया इज माइकोप्लाज्मा। Is it clear that this is total about the kingdom Monera? जितना भी कैरेक्टर किंगडम मोनेरा के हमारे एनसीईआरटी में दिए, मैंने आपको पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है? So dear all students, now we are going to discuss about the protista. एक समझ लीजिए, there are so many chances of asking a one question from the protista. I'll tell you just because इस चैप्टर में से 3 एमसीक्यू आने के चांसेस होते हैं। एक क्वेश्चन होता है असेल्युलर ऑर्गेनिज्म में से, जो होता है वायरस, यू कैन से एक तो वायरस हुआ, फिर वायरोट्स हुआ, फिर या तो प्रायन हुआ। लाइकेन में से भी आ सकते हैं। तो एक क्वेश्चन उसमें से, एक क्वेश्चन फंजाई और मोनेरा में से, और एक क्वेश्चन प्रोटिस्टा में से। ऐसा क्यों? प्रोटिस्टा इसके अंदर 5 अलग टाइप्स हैं। जस्ट बिकॉज इट इज अ लार्ज वन, सो देयर इज चांसेस ऑफ आस्किंग वन क्वेश्चन फ्रॉम protista and it is a 4 marks weighted guys. One question has a 4 marks value, so you have to cover this. तो प्रोटिस्टा हम इतना डिटेल में समझेंगे कि आपको कोई डाउट नहीं आएगा। लेट्स बिगिन विद, पहले मैं आपको कुछ कॉमन कैरेक्टर समझाता हूँ, उसके बाद मैं वन बाय वन आपको टाइप समझाऊंगा। तो लेट्स स्टार्ट प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा, all unicellular and eukaryotic are placed under प्रोटिस्टा। मतलब आरएच व्हिटेकर ने सभी ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया, वो थे मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमेलिया, फंजाई। सो फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, दे ऑल आर यूकैरियोट। मोनेरा इज अ प्रोकैरियोट। प्रोटिस्टा इज आल्सो यूकैरियोट, बट मोनेरा इज अ unicellular, प्रोटिस्टा इज unicellular and all other are multicellular. So this is actually all unicellular and they all are eukaryote placed under common group that's called protista. Second, protista link between monera and eukarya. How protista link between monera and eukarya? I'll tell you. See here, protista are unicellular and plus they are prokaryote. So according to prokaryote, they are connecting to the monera, and according to the eukaryotic property, according to the unicellular property, they are connected to the monera, and according to the eukaryotic property, they are connected to eukarya. Fungi, yes, fungi, plantae and animalia, all these are eukaryote, so they are connected to protista, and monera is a unicellular but it is a prokaryotic, so it is connected to the protista. मतलब अगर हम प्रोटिस्टा की बात करें तो प्रोटिस्टा मोनेरा से कैसे कनेक्टेड है? मोनेरा और प्रोटिस्टा दोनों सिंगल सेल है। और अगर हम यूकैरियोटिक की बात करें तो प्रोटिस्टा कैसे कनेक्टेड है? प्रोटिस्टा इज अ यूकैरियोटिक व्हिच हैज अ न्यूक्लियस। फंजाई, एनिमेलिया, प्लांटी all have a nucleus, so they are connected to eukarya by its nucleus and they are connected to prokaryote by its unicellular property. Third character, they possess well defined nucleus as well as membrane bounded organelle. As they are eukaryotic organism, they will have a well defined nucleus, plus they are also having membrane bounded organelle, like which are mitochondria, endoplasmic reticulum, Golgi apparatus, and if it is a plant like protista, then chloroplasts. Then mostly they are aquatic. Mostly you will say that protista are aquatic, and some of them are having flagella, some of them are having cilia, some of them are having
सुडोपोडिया, किसी की में पेरापोडिया, सकर भी होते हैं, लेकिन हमें एनसीईआरटी में जनरली फ्लैजेला सीरिया दिया हुआ है, बट वी नो दैट सुडोपोडिया इज आल्सो प्रेजेंट लाइक अमीबा are having pseudopodia. Then protista can be reproduced by sexually as well as asexually. उनके अंदर सेक्सुअल असेक्सुअल दोनों मोड अवेलेबल हैं और दोनों मोड फ्रेगमेंटेशन से फिजन से ऐसे भी अवेलेबल होते हैं. प्रोटिस्टा में भी प्लांट लाइक, प्रोटिस्टा में भी एनिमल लाइक, प्रोटिस्टा में भी फंजा लाइक और प्रोटिस्टा में भी यूग्लिनोइड्स. तो प्रोटिस्टा के 4 कैटेगरी आती है, लेकिन एनसीईआरटी में उनको कुछ अलग तरीके से पेश किया गया है, लेकिन मैं आपको सब डिटेल में समझाऊंगा. तो ये कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के प्रोटिस्टा के बारे में. अब हम इनके इंडिविजुअल सिंगल टाइप के बारे में देखते हैं. So the first type of a protista is chrysophytes. तो क्या होते हैं chrysophytes? जनरली डाइटम और गोल्डन अलगी इसके अंदर में आते हैं. It includes diatoms and golden algae. Commonly we call them as a desmites. Yes, chrysophytes includes diatoms and golden algae. These are the example. Keep it in mind. Second one, they are found in fresh and marine environment. So you can say that protista kind chrysophytes can found in fresh water, pure water, can also found in the sea water, means marine water. Third, they are microscopic and float in water current. Float in generally water current. तो water current पे जो float होते हैं उनको हम कहते हैं plankton. एक चीज याद रखिए, अगर कोई प्लांट वाटर के सरफेस पे फ्लोट होता है तो हम उनको कहते हैं फाइटोप्लैंक्टन. फाइटो मींस प्लांट, प्लैंक्टन मींस व्हिच फ्लोट ऑन द वाटर. तो ये क्या है, ये भी जनरली प्लैंक्टन है, बिकॉज ये प्रोटिस्टा है तो इनको हम फाइटोप्लैंक्टन नहीं कहेंगे. जो भी पानी के सरफेस पे से फ्लोट होता है उनको हम कहते हैं प्लैंक्टन, लेकिन वो बायोलॉजिकल मटेरियल होना चाहिए. जैसे नाव भी पानी के सरफेस पे होती है तो उनको प्लैंक्टन नहीं कहेंगे. नेक्स्ट हाँ, ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है. 2018 में शायद इसको नीट में पूछा गया था. Their walls are made up of silica. Their walls are made up of silica and it is indestructible. अभी अगर हम ये देखें क्राइसोफाइट्स, तो क्राइसोफाइट्स के वॉल को डिस्ट्रक्ट करना मतलब तोड़ना, ब्रेक करना, ये इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल बाय द नेचुरल एनवायरनमेंट, बिकॉज इनका जो वॉल है पूरा का पूरा सिलिका से बना हुआ है. समझ रहे हो आप, इनकी जो बॉडी का जो वॉल है वो सिलिका से बना हुआ है एंड इट इज इनडिस्ट्रक्टिबल. नेचुरली इट इज इनडिस्ट्रक्टिबल. नेक्स्ट, डाइटम्स हैव लेफ्ट लार्ज अमाउंट ऑफ अ वॉल डिपॉजिट. अब डाइटम्स के वॉल में देखिए, ये डाइटम्स है और इनके वॉल के अंदर क्या है, इनके वॉल के अंदर है सिलिका. तो ये क्या बता रहे हैं यहाँ पे, डाइटम्स हैव लेफ्ट लार्ज अमाउंट ऑफ अ वॉल डिपॉजिट इन द habitat and accumulation over billions of years. It is called diatomaceous earth. डाइटम्स के वॉल के अंदर सिलिका होता है और डाइटम जिस जगह पे रहते हैं, मतलब जिस हैबिटेट में रहते हैं, जिस हैबिट में रहते हैं, यस हैबिट नहीं, यहाँ पे हैबिटेट होना चाहिए. डाइटम जिस जगह पे रहते हैं उस जगह पे हजारों लाखों करोड़ों सालों से उन्होंने डाइटेमेशियस अर्थ बना दिया है. मतलब मान लो एक जगह पे डाइटम रह रहे हैं, करोड़ों सालों से वहां पे रह रहे हैं, इवोल्यूशन से वो रह रहे हैं और उनके अंदर जो सेल वॉल है उसमें सिलिका है. तो पूरे के पूरे एरिया में सिलिका भर जाता है और उस एरिया को डायरेक्टली नाम दिया गया है डाइटेमेशियस अर्थ. क्यों? क्योंकि वो जगह पे डाइटम्स रहते थे और डाइटम्स के कारण पूरे एरिया में सिलिकॉन फैल गया है. नेक्स्ट, द सॉइल इज यूजफुल फॉर द फिल्ट्रेशन, एक्चुअली फिल्ट्रेशन ऑफ सिरप and it is also useful for the purpose of polishing. Diatoms are considered as a chief producer on earth because they are actually plant like protista. ये plant के जैसे protista होते हैं, तो basically ये photosynthesis भी कर सकते हैं, इसके लिए हम इनको कहते हैं chief producer on earth. So this is about chrysophyte. Moving towards second one. So the second type of protista is dinoflagellate. First we discuss about chrysophytes. Now second is dinoflagellate. See, mostly marine and photosynthetic and most of them have flagella. मतलब मैक्सिमम अगर हमने पिछले वाले देखे क्राइसोफाइट्स तो उसमें फ्रेश वाटर और मराइन दोनों थे, लेकिन ये सिर्फ मोस्टली मराइन है. एंड दैट फोटोसिंथेटिक मींस फर्स्ट वन वाज आल्सो प्लांट लाइक प्रोटिस्टा, दिस इज आल्सो प्लांट लाइक प्रोटिस्टा. एक्चुअली प्लांट, एनिमल, फंजा एंड यूग्लिनोइड ऐसे 4 प्रकार आते हैं, लेकिन हमें एनसीईआरटी में 5 दिए हुए हैं. तो फर्स्ट और सेकंड दोनों प्लांट लाइक प्रोटिस्टा होते हैं and they are photosynthetic and most of them have flagella for the purpose of walking, means slightly movement. Then
they appear yellow, blue, brown, green, red in color depend on which pigment present in protista. जैसा पिगमेंट होगा वैसा ही उनका कलर होगा. लाइक येलो कलर है तो ऑब्वियसली जैसे येलो कलर इज ऑब्टेन बाय दिस xanthophyll, blue color is obtained by this anthocyanin, likewise. Then the cell wall has stiff cellulose plates on outer surface. As we know that in a chrysophyte we discussed that diatom cell wall is made by the silica and it is permanently indestructible. But इनके अंदर ऐसा नहीं. The cell wall has a stiff cellulose plate on the outer surface. जैसे जैसे आप धीरे धीरे नोट डाउन करते जाओगे इम्पोर्टेंट चीजें तो आपको एमसीक्यू सोल्व करने में काफी आसानी होगी. 3 एमसीक्यू वाला चैप्टर स्टूडेंट याद रखो, छोटी चीज नहीं. जिनको एमबीबीएस करना है, डेंटिस्ट तक पहुंचना है ना, डॉक्टर बनना है, उनके लिए ये 3 एमसीक्यू काफी इंपॉर्टेंट है. चैप्टर वाले सिंपल क्यों ना हो लेकिन दिस इज वेरी वैल्यूएबल. देन रेड डाइनोफ्लैजेलेट्स कॉल्ड गोनोलिक्स, आपको एमसीक्यू आएगा और मैं जब पढ़ाऊंगा एमसीक्यू तो एमसीक्यू में मैच द पेयर में भी ये चीज आएगी. ठीक है. रेड डाइनोफ्लैजेलेट्स कॉल्ड गोनोलिक्स undergo rapid multiplication and they make the sea appear red tide. समुद्र में जो रेड टाइड्स होता है, जो आपने सुना हुआ रेड टाइड, वो रेड टाइड किसके कारण होता है? गोनोलिक्स के कारण होता है, which is a one type of a red dinoflagellate. It is a dinoflagellate, but which type of dinoflagellate? Red dinoflagellate. अब रेड क्यों? मोस्ट प्रोबेबली अगर हम कहते हैं फोटोसिंथेटिक तो रेड कलर होता है तो भी फोटोसिंथेटिक होता है ना, करेक्ट है क्या? नहीं. क्या सिर्फ ग्रीन प्लांट ही फोटोसिंथेसिस करते हैं? नहीं. और जैसे येलो कलर वाले कुछ प्लांट होते हैं, येलो कलर जैसे हमने 3 प्रकार के क्लोरोप्लास्ट देखे हमने. वन इज अ मींस 3 प्रकार के हमने प्लास्टिड देखे. वन इज अ क्लोरोप्लास्ट, ग्रीन प्लास्टिड. सेकंड वन ल्यूकोप्लास्ट, व्हाइट प्लास्टिड. थर्ड वन इज क्रोमोप्लास्ट, कलरफुल प्लास्टिड. तो ये कलर है ना, अगर जिसके अंदर रेड कलर होगा वो क्या होगा? डाइनोफ्लैजेलेट्स. कौन सा होगा? लेकिन वो रेड कलर, और वो उसका एग्जांपल क्या है? गोनोलिक्स. एंड व्हाट इट इज डूइंग? इट इज डूइंग रेड टाइड्स. आखिरी वाला देखिए, टॉक्सिन रिलीज्ड बाय सच लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म किल अदर मराइन एनिमल इवन दो लाइक फिशेस. ये जो टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं ना, उससे अदर मराइन एनिमल की लाइफ खतरे में पड़ सकती है. फिशेस भी मरते हैं, काफी सारे फिशेस हम देखते हैं कि बीचेस पे मर के आगे आ जाते हैं. मतलब पानी में मर जाते हैं और मरने के बाद आगे आ जाते हैं. पानी के कारण नहीं मरते, वो टॉक्सिन्स के कारण मरते हैं. तो ये है डाइनोफ्लैजेलेट्स. So the third type of protista is a slime molds. Yes, let's begin with the first character. Slime molds are saprophytic protista. Saprophytic means which grows on dead and decaying organism. मतलब जिसकी डेथ हो चुकी है, जो डिकम्पोज हो रहा है, उनके ऊपर जो प्रोटिस्टा ग्रो होते हैं वो होते हैं स्लाइम माउल्ड्स, सेप्रोफाइटिक. इवन दो ब्रेड के ऊपर जो फंगस बैठता है वो भी स्लाइम माउल्ड्स ही होते हैं. मैंने आपको प्रोटिस्टा के जो बिगिनिंग में बताया था वो बताया. आपको याद है मैंने जब आपको फंजाई पढ़ाया होता, फंजाई, तो फंजाई में बेसिकली क्या होता है? फंजाई भी अगर ब्रेड के ऊपर कोई माउल्ड ग्रो होता है तो वो भी फंजाई होता है, लेकिन वो कौन सा टाइप का फंजाई होता है? स्लाइम माउल्ड. स्लाइम माउल्ड को हम क्या कह सकते हैं? दे आर fungi like protista. fungi like protista मतलब इनके अंदर fungi के जैसे कैरेक्टर है. जैसे saprophytic protista, it is a character of fungi, no? growing on dead and decaying material is a saprophytic nature. And this is which feature? This feature is presented by the fungi, but this is protista. So it is which type of protista? It is a fungi like protista. Second character, under suitable condition they forms aggregation called as a plasmodium. मतलब जब इनका कंडीशन सुटेबल होता है, मतलब बेस्ट एनवायरनमेंट होता है, तो ये सभी के सभी प्रोटिस्टा एक साथ आ जाते हैं और क्या बन जाता है? प्लाज्मोडियम बन जाता है. एंड ये कैसे ग्रो होता है? दे ग्रो एंड स्प्रेड अप टू द सेवरल फ्री. ये देखिए प्रोटिस्टा क्या है? प्रोटिस्टा एक्चुअली यूनिसेल्युलर, नो? प्रोटिस्टा यूनिसेल्युलर है, लेकिन अगर कंडीशन फेवरेबल होती है तो ये सभी यूनिसेल्युलर पास में आ जाती है. देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये काफी सारे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म एक साथ में आ गए. तो ये जो बंच बन गया, इस बंच को हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे प्लाज्मोडियम. और ये देखिए अनफेवरेबल कंडीशन, मतलब पहले क्या थी? फेवरेबल, अब क्या है? अनफेवरेबल. फर्स्ट देयर वाज अ सुटेबल कंडीशन इन व्हिच प्लाज्मोडियम
aggregate and forms a under the suitable condition, slime mold come close together and turn into the plasmodium like organism which can grow and spread up to the several feet. अब ये देखिए, unfavorable condition, plasmodium differentiate and forms fruiting body bearing spore. अब ये देखिए, पहले क्या होता है, छोटे स्लाइम मोल्ड्स एक साथ में आके क्या बन जाता है, प्लाज्मोडियम. अब अनफेवरेबल कंडीशन में जो प्लाज्मोडियम है वो सेपरेट हो जाएगा और क्या बन जाएंगे, फ्रूटिंग बॉडी बन जाएगी. और फ्रूटिंग बॉडी में क्या होगा, स्पोर. और एक स्पोर में से क्या बन सकता है, एक नया स्लाइम मोल्ड्स बन सकता है. फिर से एक बार सुन लीजिए, क्योंकि मैं खुद ही सेटिस्फाइड नहीं होता अगर जब तक मैं आप सेटिस्फाइड नहीं होते. See, this is single slime mold, this is single slime mold, so many slime mold. But when the condition is a good, they come close together, means they aggregate with each other and turn into single plasmodium. But when condition is not favorable, that time this plasmodium undergo breakdown, means produce a small cell. All these cells are containing spore. One spore can convert into the new slime mold. Yes. Next, spore are resistant and survive many years. Even the bacteria के spore भी होते हैं ना, वो resistant होते हैं टेम्परेचर को, pH को, और काफी साल तक जिंदा रह सकते हैं. Just like a tetanus, जब भी हमें कोई एक्सीडेंट वगैरह होता है, कोई मिट्टी में टच हो जाता है, लोहे का आयरन रोड से अगर हम कोई भी आयरन की जंग लगी हुई चीज से कनेक्ट हो जाते हैं, तो फिर हम टिटेनस के इंजेक्शन लेते हैं. क्योंकि टिटेनस जो होते हैं, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनिक बैक्टीरिया होते हैं, वो स्पोर प्रोड्यूस करते हैं, जिनके स्पोर 40 साल तक जिंदा रह सकते हैं. यस, इनके स्पोर भी काफी साल तक जिंदा रह सकते हैं. तो ये थर्ड वाला प्रोटिस्टा है. So the fourth category, means fourth class of a protista, is a protozoans, which we call animal-like protista. Yes, first was a chrysophytes, second one was a dinoflagellates. It was called plant-like protista. ठीक है. फिर उसके बाद हमने slime molds देखा. तो slime molds क्या थे? Slime molds was fungi-like protista. Now this is animal-like protista. और इसके बाद हम देखेंगे euglenoids. तो first one, हाँ, इस प्रोटोजोन्स के अंदर भी 4 कैटेगरी आते हैं. एक्चुअली इनके अंदर 4 एग्जांपल्स आते हैं और उसके बेस पे उनके 4 कैटेगरी. लाइक अमीबॉइड प्रोटोजोन, एग्जांपल अमीबा. फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन, एग्जांपल ट्रिपोसोनोमा. सीलिएटेड प्रोटोजोन लाइक पैरामीशियम एंड स्पोरोजोन लाइक अ प्लाज्मोडियम. सी, अमीबॉइड प्रोटोजोन, दे लिव इन फ्रेश वाटर, सी वाटर एंड मॉइस्ट सॉइल. ये तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी चीज है. They move and capture their prey by pseudopodia. Example one is amoeba. तो मैंने आपको पहले ही कहा था अमीबा के अंदर pseudopodia होता है. अब ये क्यों देखें? See, this one is amoeba. Now amoeba move from this position to this position. ठीक है? Amoeba moves from this position to this position and then move forward. तो अमीबा से आगे आगे मूव होती जाती है. जैसे हमको फूड मिलेगा वो कैप्चर करने के लिए आगे जाएंगे. लेकिन अमीबा के लेग्स किसी ने आज तक देखे नहीं है और किसी ने उनके लेग नहीं देखे हैं, लेकिन फिर भी मूव हो रहे हैं, तो उनको नाम दिया हुआ है सूडोपोडिया. लाइक वी आर हैविंग अ पोडा, वी आर हैविंग लेग्स, बट अमीबा डू नॉट शो देयर लेग, देन इट इज कॉल्ड सूडोपोडिया. यस. सेकंड वन, फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोआ, मींस दे मस्ट बी कंटेनिंग फ्लैजेला. ग्रुप आर आइदर फ्री लिविंग और पैरासाइटिक. मतलब इनके ग्रुप में जितने भी मेंबर है या तो वो फ्री लिविंग होंगे या तो पैरासाइटिक मोड दिखाएंगे, इन्फेक्शन कॉज करने वाले. They have flagella, they have a flagella and therefore they are flagellated protozoa. मैंने काफी शॉर्ट में समराइज किया हुआ है. They are causing one disease called sleeping sickness. Example is tryposinoma. आपने sleeping sickness आपने डेफिनेटली सुना होगा, लेकिन आपको ऑर्गेनिज्म नहीं पता होगा. एक चीज याद रखो, जब मैं इस चैप्टर के एमसीक्यू लूंगा तो इस एमसीक्यू में से आपको एक ऐसा मैच द पेयर आएगा. मैच द पेयर में क्या होगा, लाइक अमीबॉइड प्रोटोजोन, फ्लैजेलेटेड, सीलिएटेड प्रोटोजोन, स्पोरोजोन, और उसके सामने आपको एग्जांपल दिए होंगे. एग्जांपल जैसे अमीबा, ट्रिपोसोनोमा, पैरामीशियम, मलेरिया, मतलब प्लाज्मोडियम. तो आपको मैच करना पड़ेगा और वो मैच इजीली हो जाएगा. आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए प्रॉपर्ली. थर्ड वन, सीलिएटेड प्रोटोजोन. Flagellated protozoan because they are containing flagella. Ciliated protozoan because they are containing cilia. That's all, very easy. Amoeboid protozoan means example is amoeba. ठीक है. Ciliated protozoan, they are aquatic, moves by
thousands of cilia. ये है aquatic, पानी में रहने वाले, लेकिन thousands of हजारों cilia के थ्रू ये मूवमेंट करते हैं। और हमें पता है बेसिकली पैरामीशियम की जो पूरी बॉडी होती है, पैरामीशियम की पूरी जो बॉडी होती है वो cilia 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 उनकी पूरी पे बॉडी पे होते हैं। Yes, they have a cavity called gullet which open outside the body. इनके अंदर एक कैविटी होती है गलेट, जो उनकी बॉडी के बाहर जाके ओपन हो जाती है, मतलब वेस्ट मटेरियल को डायरेक्टली बाहर फेंक सकते हैं। सीलिया हेल्प द फूड टू इंटेक। इनका जो सीलिया वो सीलिया के मदद से, मतलब हजारों सीलिया पास में आके फूड को इंटेक करने में भी मदद करते हैं, फूड को मतलब कैप्चर करने में मदद करते हैं। एग्जांपल वन इज पैरामीशियम एंड देन स्पोरोजोन। दीज आर द ग्रुप ऑफ infectious organism, example plasmodium which causes malaria. So simply amoeba protozoan, amoeba, flagellated protozoan, sleeping sickness, trypanosoma, ciliated protozoan, paramecium, sporozoans, plasmodium which cause malaria. So guys, this is the last one from the protista. So first character, mostly they are found in fresh water, but some are also found in stagnant water. Second, they have a protein rich layer called as a pellicle. ये काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इंटरेस्टिंग टॉपिक ही सिर्फ नहीं, काफी वैल्यूएबल टॉपिक है। हमारे पेपर में, हमारे क्वेश्चंस में एटलीस्ट 2 एमसीक्यू इसके बारे में आएंगे, तो समझ लीजिए क्या है। They have a protein rich layer called as a pellicle which make the body flexible. मतलब इनकी जो पूरी बॉडी होती है वो पेलिकल नाम के प्रोटीन से बनी होती है, वो आउटर कवरिंग, और आउटर कवरिंग पेलिकल नाम से बने होने के कारण ये टोटली फ्लेक्सिबल होती है, मतलब सॉफ्ट बॉडी होती है। थर्ड कैरेक्टर, दे हैव 2 फ्लैजेला, वन शॉर्ट एंड अनदर इज अ लॉन्ग। मतलब इनके 2 फ्लैजेला होते हैं, मतलब हम ऐसे कह सकते हैं, दे आर हैविंग वन स्मॉल एंड देयर इज अ वन लार्ज वन। फोर्थ, दे प्रीडेटिंग ऑन अदर एनिमल, मतलब ये दूसरे एनिमल के ऊपर डिपेंडेंट है, उनको खाते हैं। फिफ्थ वन, दे एक्ट एज अ फोटोसिंथेटिक। ये चीज जो है ना, ये काफी इंटरेस्टिंग है। यूग्लिनोड्स के बारे में देखिए, दे एक्ट एज अ फोटोसिंथेटिक इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, बट इन एब्सेंस ऑफ अ सनलाइट और लाइट दे बिहेव एज हेटेरोट्रोपिक। मतलब जब तक सनलाइट है तब तक वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, लाइट एब्सॉर्ब कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। जैसे ही लाइट चली गई, मतलब लाइट अंधेरा हो गया, इवनिंग टाइम हो गया, तो ये फोटोसिंथेसिस बंद कर देते हैं। अब आप सोचोगे प्लांट भी तो ऐसे ही करते हैं? नहीं। अगर आपने 12th क्लास नहीं ज्वाइन किया, 11th क्लास नहीं ज्वाइन किया होगा, तो आप ऐसे सोचोगे। फोटोसिंथेसिस डे नाइट दोनों में होती है। डे टाइम में डे रिएक्शन होती है, नाइट टाइम में नाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन होती है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट दे आर वर्किंग एज अ फोटोसिंथेटिक, दे आर वर्किंग एज ऑटोट्रोपिक, बट इन एब्सेंस ऑफ सनलाइट दे बिकम्स हेटेरोट्रोपिक। पिगमेंट यूग्लिनोइड, पिगमेंट्स यूग्लिनोइड इज आइडेंटिकल टू द हायर प्लांट। इनके अंदर यूग्लिनोइड्स के अंदर जो यूग्लिनोइड पिगमेंट होता है वो हायर प्लांट के, मतलब एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइट्स, इनके जैसा ही होता है। एग्जांपल इनका यूग्लिना। सो दिस वाज द 5th प्रोटिस्टा। तो हमने 5 प्रोटिस्टा कौन से देखे थे? फर्स्ट प्रोटिस्टा वाज क्राइसोफाइट्स व्हिच वाज अ प्लांट लाइक प्रोटिस्टा। सेकंड वन वाज yes dinoflagellate which was also plant like protista. Third one we discuss about that was called slime mold which was called fungi like protista. And then we discuss about protozoans. We discuss about protozoans that was called as the animal like protista. Yes, or protozoa. तो हमने उसके अंदर 4 अमीबॉइड प्रोटोजोन, फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन, सीलिएटेड प्रोटोजोन, प्रोटोजोन, ये हमने 4 देखे। एंड देन दिस इज वन इज यूग्लिनोइड्स। So guys, right now we are going to discuss about the fungi. क्या होते हैं fungi? हम एक एक कैरेक्टर देखेंगे। सबसे पहले सुन लीजिए, जस्ट लाइक हम जो ब्रेड खाते हैं बेकरी के प्रोडक्ट में, तो ब्रेड भी बेसिकली फंजाई से बने होते हैं, जिसे हम कहते हैं यीस्ट। और जो एंटीबायोटिक दुनिया की सबसे पहली थी पेनिसिलिन, वो भी बेसिकली फंजाई से ही बनी होती है, जो पेनिसिलियम नोटेटम से बनता है। और अल्कोहलिक प्रोडक्ट भी मोस्ट प्रोबेबली यीस्ट से ही बनते हैं। इवन दो जो हमें इचिंग इन्फेक्शन होती है पैरासाइटिक, वो भी फंजाई है। अलगी के साथ म्यूचुअलिस्टिक रिलेशन करते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशन करते हैं फंजाई, वो भी इसी कैटेगरी में आते हैं। तो आइए डिटेल में देखते हैं फंजाई क्या है। सो व्हाट इज द किंगडम फंजाई? लेट्स सी वन बाय वन कैरेक्टर। दे आर यूकैरियोटिक यूनि और मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। They all are eukaryotic organism, means their cytoplasm contain true nucleus. So they are eukaryotic organism. They may be unicellular. For example, yeast is unicellular, and they may be multicellular,
For example, you can say penicillium. So penicillium is an organism we call Penicillium notatum or Penicillium chrysogenum, from which first antibiotic was prepared, that was penicillin, by the Alexander Fleming in 1928 to 29. And even though mushroom are the multicellular fungi. Got it? Second, when bread develop a mold, it is also fungi. अगर हम ब्रेड को मार्केट में से परचेस करने के बाद पॉलीथीन उसका उतार के अगर ऐसे ही हम रख दें टेबल के ऊपर, सो विद इन 1 or 2 days इट विल डेवलप सम ब्राउनिश टू ब्लैकिश कलर, यू कैन से ग्रोथ. तो ब्राउनिश टू ब्लैकिश कलर जो होंगे ना वो होंगे माउल्ड. और माउल्ड क्या है? माउल्ड भी एक प्रकार के फंजाई है. ठीक है. थर्ड, मशरूम विच वी ईट एंड टोडस्टूल विच इज अ पॉइजनस मशरूम, दे आर आल्सो द फंजाई. तो हम जो मशरूम हम खाते हैं वो मशरूम भी फंजाई है. और जो टोडस्टूल वैरायटी है मशरूम की जो दुनिया में सबसे पॉइजनस मशरूम है वो भी फंजाई कैटेगरी में आते हैं. सो मशरूम व्हिच वी आर ईटिंग दैट इज आल्सो फंजाई एंड द पॉइजनस वैरायटी ऑफ मशरूम दैट्स कॉल्ड टोडस्टूल इज आल्सो वन काइंड ऑफ फंजाई. रिमेंबर, कीप इट इन माइंड, टोडस्टूल इज द पॉइजनस वैरायटी ऑफ मशरूम. फोर्थ कैरेक्टर, व्हाइट स्पॉट डेवलप ऑन मस्टर्ड लीड आर आल्सो ड्यू टू पैरासाइटिक फंजाई. अब मस्टर्ड लीव्स होते हैं, जो एरंडी के जो प्लांट होते हैं, एरंडी के जो प्लांट होते हैं, उस प्लांट के ऊपर जो लीफ होते हैं उन लीफ के ऊपर कुछ व्हाइट कलर के स्पॉट्स आते हैं. तो अगर व्हाइट कलर के स्पॉट मस्टर्ड प्लांट के लीफ के ऊपर आते हैं तो वो पैरासाइटिक फंजाई का इन्फेक्शन होता है. वो पैरासाइटिक फंजाई उनके ऊपर इन्फेक्शन कोज करते हैं, तभी वो इन्फेक्शन होता है. आपने देखा होगा कि जैसे शुगर केन के अंदर रेड पोर्शन निकलता है, दैट इज आल्सो पैरासाइटिक फंगल इन्फेक्शन. देन यूनिसेल्युलर फंजाई लाइक अ यीस्ट make a bread and alcoholic product. मैंने आपको इंट्रो में ही बताया, like a bread is prepared from yeast, that is why it is also called as a it is generally scientifically it is called as a Saccharomyces cerevisiae or yeast, or it is also known as a baker's yeast because it produces bakery product, number of bakery product. And all the alcoholic product like wine, whiskey, rum, beer, champagne, alcohol, ethyl alcohol, methyl alcohol, all are produced by yeast only. Next, the body of a fungi is called mushroom. Sorry, the body of a fungi like mushroom is called mycelium. मैं आपको एग्जाम्पल स्ट्रक्चर दिखाता हूँ. ये देखिए, जनरली मशरूम कुछ इस प्रकार के होते हैं. ठीक है. और मशरूम में मशरूम की पूरी बॉडी को हम कहते हैं या माइसेलियम, और इसके अंदर 3 पार्ट्स होते हैं. दिस इज कॉल्ड स्टॉक, और स्टॉक को जनरली मशरूम की लैंग्वेज में स्टाइप कहा जाता है. एंड दिस इज कॉल्ड गिल्स एंड अपर पोर्शन इज कॉल्ड पिलस और पाइलस. पिलस इज बेस्ट वर्ड. देन yeast is filamentous and have a thread like structure called hyphae. यीस्ट फिलामेंटस स्ट्रक्चर है और उनके अंदर हेयर के जैसे थ्रेड के जैसे स्ट्रक्चर निकलते हैं, उनको कहते हैं हाइफी. अब हाइफी का आगे का सेंटेंस सुनिए, आपको समझ में आ जाएगा. सम हाइफी हैव मल्टीन्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म, मतलब कुछ ऐसे हाइफी होते हैं जिनके साइटोप्लाज्म में से काफी सारे हाइफी निकलते हैं. कुछ ऐसे फंजाई होते हैं जिनके साइटोप्लाज्म में से काफी सारे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हाइफी निकलते हैं और उसको हम कहते हैं कोइनोसाइटिक हाइफी. ये देखिए, यीस्ट हैव अ thread-like structures. We called this thread-like structure as a hyphae. But there are certain fungi in which the cytoplasm of fungi have so many thread-like structure. They are multinucleated hyphae. Scientifically, it is called as a coinocytic fungi. एक समझ लो, अगर yeast में एक thread है तो उसे हम कहेंगे hyphae, और अगर काफी ज्यादा thread है तो उसे हम कहेंगे कोइनोसाइटिक hyphae. कोइनोसाइटिक hyphae को कोइनोसाइटिक fungi भी कहा जाता है. Next one. सेल वॉल ऑफ अ फंजाई मेड अप ऑफ काइटिन और पॉलीसेकेराइड. तो ये तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी बताया था. सेल वॉल ऑफ फंजाई इज मोस्ट प्रोबेबली मेड बाय काइटिन एंड इट इज आल्सो मेड बाय द पॉलीसेकेराइड, डिपेंड ऑन द व्हिच वैरायटी ऑफ फंजाई. देन मोस्ट फंजाई आर सेप्रोफाइटिक बट सम आर शोइंग सिम्बायोटिक रिलेशन लाइक algae. Symbiotic relation with algae called lichen. सेप्रोफाइटिक मींस डेड एंड डिकेइंग वर्किंग. अगर किसी की डेथ हो जाती है तो कोई भी एनिमल हो या ह्यूमन हो तो बैक्टीरिया और फंजाई उनके ऊपर एज अ डिकम्पोजर बैठते हैं, एज अ डिकम्पोजर के तौर पे बैठते हैं. तो वो होता है सेप्रोफाइटिक फंजाई. लेकिन कुछ फंजाई सिम्बायोटिक रिलेशन दिखाते हैं, मतलब म्यूचुअलिस्टिक रिलेशन दिखाते हैं अलगी के साथ, जिसे हम कहते हैं लाइकेन.
ठीक है, लाइकेन हम पढ़ेंगे आगे। देन रिप्रोडक्शन में बी वेजिटेटिव, may be asexual, may be sexual. If it is vegetative, then it will be done by fragmentation, done by budding, like it is found in yeast, and also found by the process called fission. If it is asexual reproduction, then it will be done by conidiospore or done by zoospore. And if it is a sexual reproduction, it will be done by oospore, ascospore, बेसिडियोस्पोर। ये एक्चुअली ये स्पोर किसके ऊपर डिपेंड है? वो डिपेंड होता है कौन से टाइप होते हैं मशरूम के, मतलब मशरूम का फंजाई के 4 क्लासेस हैं, तो चारों क्लासेस हम आगे पढ़ने वाले हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द फंजाई। So guys, now I'm going to tell you the 4 different type of fungi. Generally fungi are classified into these 4 categories, like phycomycetes, ascomycetes, basidiomycetes, deuteromycetes. हमने जो सेक्सुअल असेक्सुअल स्पोर्स देखे ना, वो जनरली इसके बेस के ऊपर होते हैं। सो लेट्स बिगिन विद वन बाय वन। फर्स्ट phycomycetes, you know phyco means study of algae, phycology, mycetes means fungi, तो मतलब ये वो वाला फंजा है जो अलगी जैसे फीचर दिखाएगा, तो ऐसे हम कॉमनली क्या कहेंगे? कॉमनली वी विल कॉल्ड algal fungi. यस, phycomycetes आर कॉमनली कॉल्ड एज algal fungi. कीप इट इन माइंड, इस चैप्टर में से 2 या 3 एमसीक्यू आने वाले हैं, लेकिन वो कौन से आएंगे वो हम गारंटी नहीं दे सकते। हम मैक्सिमम हर चीज कवर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप भी ध्यान दो प्रॉपर्ली। Phyco means algae and mycete means fungi. So these are the type of fungi which are commonly known as a algal fungi. They have coinocytic hyphae. You know coinocytic अभी हमने देखा। Coinocytic hyphae means when a cytoplasm of a fungi have a many thread-like structure, it is called coinocytic fungi or coinocytic hyphae. Commonly they grow in a moist and decaying matter. सभी fungi generally ऐसे ही grow होते हैं, because all fungi are needing moist and you can say moist and warm places, humid places, not warm, sorry. They produces endogenous spore inside sporangia, example mucor and rhizopus. इनके अंदर जो स्पोर होता है वो इनकी बॉडी के अंदर से प्रोड्यूस होता है, जिसे हम कहते हैं एंडोजीनस स्पोर। एंडोजीनस स्पोर कहां से प्रोड्यूस होता है? स्पोरेंजिया से। अब आप एक चीज समझ लीजिए, ह्यूमन बीइंग के अंदर मेल ऑर्गन क्या है? मेल ऑर्गन क्या है? गैमेट प्रोड्यूस करने वाला टेस्टिस। तो यहाँ पे इनका टेस्टिस की जगह पर स्पोरेंजिया। गैमेट क्या है? एंडोजीनस स्पोर, और हमारे अंदर स्पर्म होते हैं। एग्जांपल याद रखो आप, फाइकोमाइसेट्स के कौन एग्जांपल है? म्यूकर और राइजोपस। फिक्स कर लो माइंड में, फाइकोमाइसेट, म्यूकर, राइजोपस। तो याद नहीं रहता है तो बार बार नोटबुक में लिखो और फिर याद रह जाएगा आपको। देन ascomycete. Asco is a sac-like structure and mycetes mean fungi. So they are commonly called as a sac fungi because asco means sac. They produces an endogenous sexual spore called as a ascospore inside sac-like structure called as a aci. Sentence थोड़ा बड़ा हो गया, ये देखिए। इनको हम कहते हैं commonly sac-like fungi. ये अपने अंदर से एंडोजीनस सेक्सुअल स्पोर प्रोड्यूस करते हैं, और उस स्पोर को हम कहते हैं एस्कोस्पोर। स्पोर का नाम क्या है? एस्कोस्पोर। ह्यूमन में कंपेयर कर लीजिए आप, ह्यूमन में मेल में क्या होता है? स्पर्म। यहाँ पे फंजाई में गैमेट क्या है? एस्कोस्पोर। ह्यूमन के अंदर मेल स्पर्म कहाँ प्रोड्यूस होता है? टेस्टिस में। तो ये एस्कोस्पोर कहाँ प्रोड्यूस हो रहे हैं? एसी नाम के ऑर्गन में। तो कंपैरिजन व्हाट? ह्यूमन स्पर्म, हेयर ascospore. Human sperm produced in testis, here ascospore produced in organ called aci. Yes, sperm, ascospore, testis, aci. ऐसे याद रहेगा। Then asexual spores are conidiospore, which is produced inside the conidia. मतलब इनके अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के स्पोर थे उनको हमने कहा एस्कोस्पोर, जो कहाँ प्रोड्यूस हो रहे हैं? एसी में। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए जो स्पोर होते हैं वो होते हैं कोनिडियोस्पोर, और वो कहाँ प्रोड्यूस हो रहे हैं? कोनिडिया। तो कोनिडिया और एसी ये सेक्स ऑर्गन है, और गैमेट्स के नाम है गैमेट्स के नाम है एस्कोस्पोर और कोनिडियोस्पोर। यस, एग्जांपल है एस्कोमाइसिट्स के एस्परजिलस, पेनिसिलियम, न्यूरोस्पोरा एंड यीस्ट। अभी यीस्ट यूनिसेल्युलर ऐसा क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि एस्कोमाइसिट्स में सभी ज्यादातर क्या होते हैं? सभी ज्यादातर मल्टीसेल्युलर होते हैं, लेकिन यीस्ट है जो यूनिसेल्युलर है। थर्ड, बेसिडियोमाइसिट्स। बेसिडियोमाइसिट्स दे आर कॉमनली कॉल्ड एज अ क्लब फंजाई व्हिच इंक्लूड्स मशरूम एंड ब्रैकेट फंजाई। जितने भी मशरूम हम खाते हैं, इवन द पॉइजनस मशरूम, टोडस्टूल, वो सभी इस कैटेगरी में आते हैं। यस,
असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट, इनके अंदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होती है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक तो बडिंग से होती है और सेक्सुअल स्पोर से भी होती है, जैसे जो एक्सोजीनसली प्रोड्यूस होते हैं। एंडोजीनस स्पोर में स्पोर प्रोड्यूस फ्रॉम द बॉडी एंड एक्सोजीनस स्पोर में स्पोर प्रोड्यूस फ्रॉम आउटसाइड। एंडोजीनस इनसाइड स्पोर अंदर प्रोड्यूस होते हैं और अंदर ही रहते हैं, एक्सोजीनस स्पोर मतलब प्रोड्यूस वहां से होते हैं लेकिन जाते हैं वो बाहर है, एक्सोजीनस स्पोर। एग्जाम्पल इसके एगेरिकस, यूस्टिलिजो एंड पुस्निया। एगेरिकस, यूस्टिलिजो एंड पुस्निया आर एग्जांपल ऑफ बेसिडोमाइसिस। अब ये लास्ट वाला है, ये 2 बार आज तक पूछा गया एंट्रेंस में। ड्यूटेरोमाइसिट्स, व्हाई दे आर आल्सो कॉल्ड एज इम्परफेक्ट फंजाई, मैं आपको रीजन बता देता हूं। दे आर जनरली डीकंपोजर and examples are Alternaria, Polytrichogum and Trichophyton. Trichophyton parasitic भी है जो जनरली हमें रिंगवर्म इन्फेक्शन करता है। Why deuteromycetes are called as an imperfect fungi? अब मैं आपको रीजन बताता हूँ। At a day period of time, deuteromycetes are generally called as an imperfect fungi. The main reason is that up till now previously there was not known that it is undergoing sexual reproduction, मतलब अब से पहले हिस्ट्री में सभी लोगों को सिर्फ यही लगता था कि ड्यूटेरोमाइसिट्स सिर्फ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही करते हैं, लेकिन उसके बाद पता चला कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं और इसके लिए इनको एक स्पेशलाइज्ड ग्रुप दिया गया, वो है ड्यूटेरोमाइसिट विच इज आल्सो कॉल्ड एज इम्परफेक्ट फंजाई। मुझे याद है एक बार केबीसी में भी पूछा गया है कौन बनेगा करोड़पति में, मैं आपको एबीसी में पढ़ा रहा हूँ, मतलब आनंदवाड़ी बायोलॉजी क्लासेस में। So deuteromycetes are also called imperfect fungi, ये भी एक बार केबीसी पूछा गया। So 4 प्रकार कौन से हैं? First one Phycomycete, commonly called algal fungi. Then Ascomycete, commonly we called sake fungi. Then Basidiomycetes, commonly we call them club fungi. And finally Deuteromycete, we also called it imperfect fungi. तो स्टूडेंट्स अब हम आ चुके हैं किंगडम प्लांटी की तरफ। किंगडम प्लांटी के बारे में काफी कम डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है यहाँ पे, जस्ट बिकॉज हमारे सिलेबस में किंगडम प्लांटी डायरेक्टली यूनिट है और किंगडम एनिमल के बारे में भी कम दिया हुआ है, जस्ट बिकॉज किंगडम एनिमल अभी डायरेक्ट एक चैप्टर है। तो इसके लिए जितना भी कैरेक्टर दिए हुए हैं हम उनको डिटेल में देखते हैं। लेट्स मेक इट वन बाय वन। फर्स्ट, इट इंक्लूड्स ऑल यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग organisms such as a plant. All the plants are eukaryotic. They are containing true nucleus in their cell. Therefore, they are eukaryotic. And plus, they are chlorophyll containing organism. They are containing chlorophyll. Therefore, they are photosynthetic organism. No. So simply, it includes all eukaryotic means nucleus containing chlorophyll containing organisms such as plants. Few members are partially heterotrophic. They are partially heterotrophic. अगर हम सुने कि प्लांट भी हेटेरोट्रोपिक है तो काफी कंफ्यूज लगता है, मतलब ऐसा लगता है कि सेंटेंस डाइजेस्ट ही नहीं होगा, लेकिन yes, there are certain plants which are partially heterotrophic and partially autotrophic. Means for the purpose of a production of a food they are doing photosynthesis, but they are partially heterotrophic also, such as a insectivorous plant and parasitic plant. Insectivorous plant and parasitic plant, मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ। Bladderwort and Venus flytrap are the example of an insectivorous plant. And Cascuta is a parasitic plant. Cascuta से इन्फेक्शन होते हैं, ये parasitic plant है और ये insectivorous plant है। Fourth character, plant cell possess chloroplast and cell wall is made up of cellulose. मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी बताया था कि as a R.H. Whittaker classified every organism into this 5 category. So plant cell wall was made by the cellulose. Most probably plant cell wall is made by cellulose, but it can also contain some other extra material. Like we have a different type of a plant on the earth. Yes, some plant cell wall are made by true cellulose, some are made by cellulose, some are made by hemicellulose, some are made by lignin, pectin, suberin, etc., etc. So it is not compulsory that all cell walls are only made by cell wall. Yeah, cell wall is containing, but extra can also be other material. मतलब सेल वॉल में सेल्यूलोज तो है ही, लेकिन कुछ और एक्स्ट्रा भी हो सकता है। नेक्स्ट, प्लांट इंक्लूड्स algae. Algae are commonly called as you can say thalloid plants. They includes bryophyte, which are also called amphibian plant. They also include pteridophyte, which are called as the first terrestrial plant.
एंजियोस्पर्म विच आर फ्लावरिंग प्लांट, जिम्नोस्पर्म विच आर नॉन फ्लावरिंग प्लांट। इनके बारे में फिर से एक बार देख लीजिए। All members of a kingdom plant includes algae. Algae are called as a thalloid plant. Why? Algae. Thalloid plants are those plants which cannot be differentiated into roots, stem and leaves. They are called as a thalloid plant. So algae are thalloid plant. Bryophytes are called amphibian plant just because they required water for completion of life cycle as well as fertilization. It is called, you can say, they are amphibian plant. टेरिडोफाइट्स आर कॉल्ड फर्स्ट वॉस्कुलर प्लांट। मतलब ये दुनिया के पहले ऐसे प्लांट थे जिनके अंदर जाइलम और फ्लोएम एज अ कंडक्टिंग टिश्यू पाए गए थे, तभी उनको हम कहते हैं फर्स्ट वॉस्कुलर प्लांट। वॉस्कुलर प्लांट मींस विच कंटेन जाइलम एंड फ्लोएम। एनिमल के अंदर और ह्यूमन के अंदर वॉस्कुलर का अर्थ होता है, मतलब होता है जिसको ब्लड सप्लाई हो, उसे हम कहते हैं वॉस्कुलर। एंजियोस्पर्म दे आर क्लोज्ड सीडेड प्लांट एंड फ्लावरिंग प्लांट। Gymnosperm, they are open seeded plant and non-flowering plant. Yes. Next, plant shows life cycle of in two phases: sporophytic generation, which is a diploid, and gametophytic generation, which is haploid. This phenomenon is called alternation of generation. अब हमारे ह्यूमन बींग में लाइफ साइकिल कैसी होती है? ह्यूमन बींग में जैसे मेल फीमेल reproduce with each other, male transfer sperm as a male gamete, female transfer egg as a female gamete. This gamete unite with each other, turn into the zygote. Zygote undergo morula, blastula, you can say implantation, gastrulation, ultimately embryo formation, fetus formation, embryo formation, मतलब सीक्वेंसली पहले एम्ब्रियो होता है, उसके बाद फीटस होता है अप टू द 9 मंथ। तो ये जो साइकिल है ह्यूमन बींग में, उसे हम प्रेगनेंसी साइकिल कहते हैं या तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंटल साइकिल कहते हैं। लेकिन अगर हम प्लांट में देखें तो प्लांट में साइकिल को हम कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इसमें दो स्टेजेस है। पहली स्टेज है स्पोरोफाइटिक जनरेशन, जो डिप्लॉइड होते हैं, मतलब क्रोमोसोम डबल होते हैं, और गेमेटोफाइटिक जनरेशन हैप्लॉइड होती है जिसमें क्रोमोसोम के नंबर सिंगल होते हैं। सो ऑल दीज आर द कैरेक्टर व्हिच आर फुल्ली एक्सप्लेनिंग द फीचर्स ऑफ किंगडम प्लांटिंग। So guys, now we are going to discuss about the kingdom Animalia. This also means kingdom Animalia. Also we have one specialized chapter, chapter number 4, Animal Kingdom, from the 11th standard CBSE. Therefore the characters are very lessly explained, okay? Because kingdom Animalia is very large to be discussed. So let's talk about one by one character in detail. First, they are heterotrophic. What does it mean by heterotrophic? Autotrophic is opposite to the heterotrophic. Autotrophic, who can prepare their own food. Heterotrophic depends on plant, so they are heterotrophic. They are eukaryotic animal, means they contain true nucleus and they are multicellular without cell wall. पूरा समझ लीजिए। They are heterotrophic, depend on plant. They are eukaryotic, they contain true nucleus. They are multicellular. There is no unicellular in Animalia. कोई भी ऐसे यूनिसेल्युलर एनिमेलिया के अंदर नहीं आता, सभी मल्टीसेल्युलर है एंड विदाउट सेल वॉल। सेल वॉल नहीं है, मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी पढ़ाया होता। सेकंड, दे आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स ऑन प्लांट। हाउ डायरेक्टली एंड हाउ इनडायरेक्टली? सी, देयर आर सर्टेन एनिमल which are directly in contact with the plant body, so they are directly getting a food material, but we has to purchase the food material, then we have to eat it. So we are directly or indirectly depend on the plant. Third one, they digest food and reserve food material is glycogen or food, or you can say fat. अब ये समझ लीजिए कि reserve food material का मतलब क्या होता है। मान लो हम जैसे कॉलेज में जाते हैं, ठीक है, मॉर्निंग में जाते हैं 7:30 को और 12 तक वहीं पे रहते हैं, उसके बाद कोचिंग क्लासेस में डायरेक्ट चले जाते हैं। तो बीच में जो हमें जो भूख लगती है तो हम क्या कैरी करते हैं? हम लंच बॉक्स कैरी करते हैं। तो हमारी बॉडी में भी लंच बॉक्स होता है, जैसे लिवर है और मसल्स हैं। तो हमारी बॉडी में लिवर और मसल एक्स्ट्रा फूड को स्टोर कर सकते हैं और उस एक्स्ट्रा फूड को हम कहते हैं रिजर्व फूड मटेरियल। तो हमारे अंदर रिजर्व फूड मटेरियल मोस्ट प्रोबेबली ग्लाइकोजन होता है, पॉलीसेकेराइड, किसी किसी में फैट भी होता है। यस, नेक्स्ट कैरेक्टर, देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज holozoic, means the ingestion of food material, means that we animal, or now we are human being, we are also belongs to the Animalia category, so we ingest the food material into mouth, so we are holozoic in nature. Next, higher forms
shows sensory and neuromotor function, neuromotor mechanism. अब हम higher form से, हम advance है. Just like when we touch any organ, signals from this organ go to the brain via sensory neuron and reply from motor neuron to that organ. If I take a, you can say a pen or needle, and if I prick on the finger, suddenly I withdraw my hand, suddenly I withdraw my finger just because it is hurting me. So as I prick the finger, these signals go to the brain via sensory neuron, and my brain reply my finger that I should withdraw it because it is hurting, it is pinning. So that is replies by the motor neuron. तो सिग्नल कैरी करने वाली ब्रेन तक सेंसरी न्यूरॉन, ब्रेन से वापस रिप्लाई लेके आने वाले न्यूरॉन मोटर न्यूरॉन. तो ये दोनों न्यूरॉन इसे न्यूरोमोटर मैकेनिज्म कहते हैं. सिक्स्थ वन, मोस्ट ऑफ देम शोस लोकोमोशन. मोस्ट प्रोबेबली स्टेबल कोई नहीं होते, लेकिन कुछ कुछ बेंथोनिक एनिमल सी के अंदर जिन्हें हम सीडेंटरी के तौर पे पहचानते हैं, जो स्टेबल होते हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली लोकोमोटरी होते हैं. मोस्ट ऑफ देम शोस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन and which leads to the fertilization and undergo embryonic development. मतलब आप ह्यूमन बीइंग कह लो या तो कोई भी एनिमल कह लो, मोस्ट प्रोबेबली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही करते हैं. आप ह्यूमन बीइंग में देखो, ह्यूमन बीइंग अंडरगो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. आफ्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देयर इज अ फर्टिलाइजेशन, देयर इज अ मोरूला, ब्लास्टूला, गैस्टूला, एम्ब्रियो, फीटस एंड देन चाइल्ड एंड देन वी बिकम्स अडल्ट. तो ये जो जर्नी है, इस जर्नी को हम कहते हैं embryonic development. Up to the birth it is called embryonic development. After birth it becomes a life cycle. Yes, so this is fully about the kingdom Animalia.